आप जब भी उसको देखेंगे कि किस तरह से हरियाणा में मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में राजा सुल्तान जिनको कहते थे, उनका प्रभाव हमारे हरियाणा पर रहा, और किस तरह गुलाम वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलकों ने, फिर तैमूर लंग ने, और फिर सैयद और लोदी ने हरियाणा के सामाजिक चीज़ों को, आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। उस पूरे दौर को अगर आपने पढ़ लिया है किताब से और वीडियो भी देख ली है, तो अब अगली चीज़ें समझना आपके लिए बेहद आसान होगा। हम आगे बढ़ेंगे और आज हम शुरू करते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ा के मुगलों, यानी 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मध्यकाल का सेकेंड पार्ट, जब हरियाणा प्रभावित हुआ। ये मुगल का मतलब है यहाँ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, क्योंकि ये बहुत बड़े बादशाह थे। एक टर्म यूज किया गया था पादशाह, वो इन्हीं के लिए था। और अब हरियाणा, सिर्फ हरियाणा नहीं, दिल्ली बल्कि पूरा भारत, इसका दक्षिण तक इन लोगों की कमांड बनी। एक बहुत बड़े टैक्सेशन का इन्होंने सिस्टम खड़ा कर लिया, और देश भर से पता नहीं कहाँ कहाँ से इनके पास पैसा इकट्ठा होने लगा। और ये बड़े, बहुत बड़े बादशाह, जिनके अंडर पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इनका डंका बजता था, और इस तरफ चलें तो बांग्लादेश और भूटान, नेपाल तक, इन लोगों का नॉर्थ ईस्ट तक पूरा एरिया कवर था। तो अब भारत की व्यवस्था को, भारत तो आपने समझ रखा होगा क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ के आए हैं। जिसने 10वीं तक हिस्ट्री पढ़ी है उसके लिए सब बहुत आसान है। नहीं पढ़ी तो फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, कंपटीशन में हिस्ट्री जरूरी आती है। जिसको हिस्ट्री की समझ होगी वही हरियाणा को भी समझ पाएगा। तो हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह दिल्ली सल्तनत का प्रभाव आपके हरियाणा पर आया, यहाँ की व्यवस्थाओं पर पड़ा। अब हम उससे आगे की सीरीज में, लास्ट क्लास देखनी जरूरी है तभी ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है, मुगल काल में हरियाणा। आज मैंने जो सुबह पढ़ाया था, दिन में जो क्लास हुई थी, वो फर्स्ट चैप्टर था, तो पहले उसको देखना है। वो जब भी देखोगे उसके बाद ये देखना, तभी ये समझ में आएगा। मुगल काल में हरियाणा, ये मुगल काल में है। जो इससे पिछली क्लास में हुआ था वो दिल्ली सल्तनत, वो था सल्तनत काल में हरियाणा। सल्तनत का एंड जिस दिन हुआ है उसी दिन मुगल काल स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानीपत के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी मारा गया, तभी उसी दिन से तो मुगलों की सल्तनत जो है बढ़ के वो बादशाहत में बदली। तो ये मुगल काल है, ठीक है। हमने उस लास्ट क्लास से आगे की सीरीज है ये, इसको समझ लोगे तो आप ये मान लो 57 की क्रांति तक आपको समझ में आ जाएगा। 57 की क्रांति में पहले पढ़ा चुकी हूँ, उससे और फिर आजादी तक की यात्रा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1947 तक की। हम धीरे धीरे वापसी की तरफ जा रहे हैं। हमने पहले मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री को समझा अपने हरियाणा में, फिर हमने देखा मध्यकाल का फर्स्ट पार्ट और अब मध्यकाल का सेकंड पार्ट, दो ही पार्ट है इसके, मध्यकाल कंप्लीट। फिर आएंगे एंशियंट में हरियाणा में क्या था, ठीक है। तो आज पहले इसको टारगेट बनाते हैं कि ये हमें समझ में आए। अगर तुमने इससे पिछली क्लास ली है तो दिक्कत नहीं है, नहीं ली तो पहले उसको लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार वीडियो आप 4 दिन बाद भी देखते हैं बहुत लोग, पता चला पहले ये देखने लग गए। ये क्लास तब समझ में आएगी जब आप इससे पिछले लेक्चर को देख लेंगे। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य को मैं थोड़ा सा पहले समझाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ाने में ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत करेंगे, फिर ये बहुत आसान दिखेगा तुम्हें। ये आज मैंने दिन में पढ़ाया था, ग ख तस्लम, ये पूरा कंप्लीट हो गया था। इसके आगे की सीरीज है, हम जो पढ़ चुके हैं अब तक वो हमने पढ़ लिया 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और 1526 पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध। यहाँ तक हमने दिन में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर था ये मध्यकाल का। अब सेकंड लेक्चर है, 1526 से स्टार्ट होगा और आप ये लगा लीजिए 1857 तक का टाइम पढ़ेंगे, और फिर 57 से आगे का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब इस काल में क्या हुआ, जिसको इंडियन हिस्ट्री आती है बहुत आसानी से समझ लेगा। उसको पढ़ा, जब मैं किताब पढ़ाऊंगी PDF और ये सब चीजें बहुत आसान दिखेंगी। ध्यान से सुनो। अब पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में विदेशी एक आदमी है जो अपनी सेना लेके यहाँ आया है, जिसका नाम है बाबर। बाबर के माँ और बाप दोनों ये मान लीजिए कि बहुत क्रूर, बहुत बर्बर जाति से संबंध रखते हैं, क्योंकि इसके माता और पिता चंगेज खान 1221 में, जिसने इंडिया पे अटैक करने की कोशिश की थी, और एक अभी जो पढ़ाया था मैंने इससे पिछले लेक्चर में, जिसका नाम था तैमूर। तो तैमूर और चंगेज खान दोनों बर्बर जाति के थे। इन दोनों का खून था इसके माता पिता में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको तो ऐसा बनना ही था। इसका तो था ना भाई, खानदानी काम था ये, मार काट और लूट पाट और कत्ल करना तो नॉर्मल बात थी। ये उनका वंशज है, चंगेज खान और किसका,
इसका तैमूर का। तो बाबर जो है इसका ये पहले फरगना का शासक था, एक छोटी सी टेरिटरी थी फरगना, वहाँ का शासक था। धीरे धीरे पैसे की कमी पड़ी, टैक्सेस पूरे नहीं हुए, सेना को निभाना बड़ा मुश्किल हुआ खर्चे को। तो फिर इसने भारत पर अटैक करने का प्लान बनाया और मुगलों का ये पहला अटैक था। इसको इनविटेशन भी मिला था, पंजाब के सूबेदार ने इसको इनवाइट किया था और इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा ने भी, कि भैया हमारे यहाँ आओ, अटैक करो, बदले में हम तुम्हें धन देंगे। धन को की उसको जरूरत थी। तो बाबर जो फरगना का छोटे से एक इलाके का शासक था, जिसके कि माता पिता बड़े खूंखार वंशों से संबंध रखते थे, इसने एक मुट्ठी भर सेना लेके और इंडिया पे चढ़ाई कर दी और पानीपत में इसकी सेना आके रुक जाती है। एक बहुत तगड़ी सेना के सामने इसकी सेना खड़ी हुई है। ये तगड़ी सेना है लोदी वंश के इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम सुल्तान है। अंतिम इस युद्ध के कारण है, वरना तो अगला भी बन जाते। तो इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना और यहाँ एक मुट्ठी भर सेना लेके खड़ा हुआ है बाबर। बाबर की इस छोटी सी सेना में इतना दम कैसे आया कि ये इतने बड़े, जिसका कि मेन इलाका है, उसके एरिया में आके लड़ने की हिम्मत दिखाता। इसके पास एक खास चीज थी, इसके पास तोप खाना था। और तोप आप जानते हैं आज 2021 में भी तोप से आप किसी भी देश को हरा सकते हैं, अगर आपके पास तोप है तो तोप आज भी कीमती है 2021 में भी। ये बात हो रही है 1526 की, तब सोचो तब तो तोप कितना भयंकर हथियार लगता होगा। इसके पास एक बहुत बड़ा तोप खाना था और तोप का प्रयोग करने के कारण इसको था कि मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो तोप का प्रयोग इसने किया। अली और मुस्तफा दो इसके खास तोपची थे, जिनको बहुत नॉलेज थी कि किस एंगल से कहाँ अटैक करने पे सेना का बड़ा नुकसान होगा। यहाँ इसकी बेशक लाखों की सेना थी, लेकिन तोप के सामने थोड़ी लाखों और करोड़ों टिकते हैं। जहाँ तोप का इस्तेमाल होगा, तो आप कारगिल का युद्ध जीत गए थे 1999 में। कारगिल का युद्ध आपने बोफोर्स तोप के कारण ही तो जीता था। तो तोप आज भी जब सेना में इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो उस टाइम तोप की क्या हालत होगी। इसके पास एक तो तोपखाने का प्रयोग और इसकी एक युद्ध की पद्धति थी तुलुगमा। तुलुगमा युद्ध की पद्धति प्रणाली थी। इन दो फैक्टर्स के कारण बाबर जीता। और बाबर जीता ही नहीं, इसने इब्राहिम लोदी की हत्या भी कर दी। भाई सामने जो आदमी हारेगा उसको तो मरना पड़ेगा ना। इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी पहला दिल्ली सल्तनत का राजा है, सुल्तान है, जो वीर गति को प्राप्त हुआ लड़ते हुए। अदरवाइज तो सारे कोई गले की बीमारी से, कोई घोड़े से गिरकर और कोई लकड़ियों के महल के नीचे दबकर ऐसे मरे थे। ये इकलौता लड़ते हुए मरा, पहला। 1206 से 1526 आ गया, कोई लड़ते हुए नहीं मरा, ये पहला है लड़ते हुए मरा। बाबर की जीत हुई। बाबर की जीत बाबर के मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा कर गई कि यहाँ मुझसे लड़ने वाला कोई बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर बड़ा होता तो इसी को ना हटा देता इब्राहिम को। इब्राहिम सबके सिर पे सवार था और मैंने इब्राहिम को हरा दिया, इसका मतलब मेरी टक्कर में कोई आ नहीं पाएगा। बाबर की ये जजमेंट सही साबित हुई और बाबर ने पानीपत युद्ध के बाद बड़ी चालाकी से पानीपत में एक बैठक की। कहते हैं 7 दिन तक यहाँ ये युद्ध के बाद रहा। इसने एक बैठक बुलाई जिसमें इसने पानीपत के अमीर लोगों को इनवाइट किया और उन अमीर लोगों को इसने बहुत सारे उपहार दिए। अमीर लोग खुश हो गए। भाई उस टाइम पे ये थोड़ी था कि हमारा राजा मर गया। पानीपत वैसे भी खुश नहीं था, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है ना, इसके साथ भी गड़बड़ थी। ये भी थोड़ा सा धर्मांध था, तो इसीलिए गड़बड़ियां पहले के कारण से लोग दुखी थे इससे। अब बाबर ने देखा कि यहाँ तो कोई बड़ा आदमी है ही नहीं। अगर मैं यहाँ जो छोटे छोटे ये राजा महाराजा टाइप के बहुत छुटपुट से कोई ये हैं आदमी, इनको अगर मैं खत्म कर देता हूँ तो ये टेरिटरी मेरी बन सकती है। और मेरे पास फरगना में छोटा सा इलाका है, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो उपजाऊ जमीन है, मुझे खूब सारा टैक्स मिलेगा, बड़ी सेना बना लूंगा। अभी भी सेना तो मेरे पास है ही, और लोग मुझे जो है बड़ा राजा के रूप में देख लेंगे। और इसका ये प्लान सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बाबर 1526 में आया, हर साल युद्ध किया, 27 में, 28 में, 29 में, और फाइनली 1530 में इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 4 सालों में इसने प्रॉपर्टी इतनी बना ली कि अपनी प्रॉपर्टी में ये 4 हिस्से कर गया। ये हुमायूं को मेन अपना, भाई अगला वंशज मेरा कौन, तो मेरा बड़ा बेटा हुमायूं पसंद करता था। हुमायूं ने अपनी प्रॉपर्टी पिताजी से मिलने के बाद भाइयों में भी बराबरी बांट दी। कामरान, अस्करी, ये अपना था ना हिंदाल, कामरान और अस्करी, 3 भाई वो और एक हुमायूं। यानी 4 साल में ये आदमी इतनी प्रॉपर्टी जोड़ गया कि इसके बच्चों को दिक्कत ना हो यहाँ राजपाट संभालने में। और महज 4 साल में ये हर साल युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर, राणा सांगा आपने सुना होगा, ये अपना खचग, ये है ना घ, ये चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये युद्ध हैं, बड़े हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं आपके, लेकिन हरियाणा पे आते हैं क्योंकि वो तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री हो जाएगी। इस बाबर ने एंट्री की थी आपके पानीपत से। 4 सालों में इसने पानीपत, पूरा दिल्ली, यूपी तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया और फाइनली ये
इसकी डेथ हो गई 1530 में। हुमायूं की बात करें, हुमायूं को एक बनी बनाई सी प्रॉपर्टी मिल गई, इसने भी राजपाट पर इसने यूपी बिहार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए हरियाणा में हुमायूं का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं पढ़ा जाता हरियाणा की हिस्ट्री में। तो पहला कौन था? बाबर, जिसके बारे में हमने जान लिया। हसन खां मेवाती, मैंने पिछली क्लास में बताया था, हसन खां मेवाती जिनके नाम का मेडिकल कॉलेज भी है, मेवात को बिलोंग करते थे इसलिए मेवाती लिखते हैं। हसन खां बाबर से लड़े थे 1527 में, और बाबर से लड़ते वक्त ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाबर बहुत तगड़ा आदमी था, इसकी टक्कर में खड़े होना अपने आप में ये दिखाता है कि इनमें हिम्मत रही होगी, तभी ये लड़ पाए थे। ठीक है, हुमायूं का हरियाणा की हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, टिक्का लंबा, लेकिन हमसे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, टैक्स यहाँ से जाता रहा। अगला नाम आया अकबर का। भाजसा है ना ये, BHAJSA, भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर का एक आदमी आप जानते हैं टोडरमल था, इसका वित्त मंत्री था। इसकी बनाई हुई जो टैक्सेशन सिस्टम था, दहशाला व्यवस्था, दहशाला, दहसाला भी लिख देते हैं, दहशाला भी, ये इसका टैक्सेशन का सिस्टम था, ये हमारे यहाँ लागू हुआ। और हमारे यहाँ टैक्स में एक टैक्स का सिस्टम था जिसमें कि ना जमीनें ऐसी जो कि सिर्फ बारिश के पानी के कारण खेती करती हैं, उन पे कोई भूमिकर नहीं लगता था। कितनी अच्छी बात है ना, जिस जमीन पर सिर्फ बारिश से खेती होती थी, नहर नहीं थी, जो नहर का पानी यूज नहीं करते थे, कोई कुआं नहीं खोद रखा था, बारानी जमीन कहलाती थी वो, बारानी। बारानी ये किस पर डिपेंड थी? बारिश पर। इस पे जितनी खेती होगी उस पर कोई टैक्स नहीं देना, कितनी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जमीन जो कुएं खोद के पानी यूज करते थे या उस टाइम में नहरों का पानी यूज करते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। जो ये टैक्स लिया जाता था ना, ये भी अलग अलग तरह का था। तो ये हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी टैक्सेशन की, ये अकबर के टाइम में जो किसने सेट की थी? टोडरमल, यही हमारे यहाँ भी लागू रही। अकबर के टाइम में अकबर का एक इम्पॉर्टेंट जीवन का किस्सा है, कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि इसके पिताजी जो है बहुत यंग एज में जब ये था तभी वो एक्सपायर हो गए 1556 में। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके यहाँ। 1556 में, ये 1542 में जन्मे थे, तो 1542 से लगा लो आप 52 में 10 साल के रहे होंगे, और 56 में 4 साल, 14 साल का एक लड़का जिसका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि पिताजी अचानक से दिल्ली के शेर मंडल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क के माथे में चोट लगी और वहीं उनकी डेथ हो गई। 14 साल के एक लड़के का राज्याभिषेक हुआ हमारे हरियाणा के कलानौर में। कलानौर आज भी आप जानते हैं रोहतक में पड़ता है, यहाँ इनका राज्याभिषेक हुआ 14 साल के बच्चे का, और फिर ये मुगलों के अगले वंशज उत्तराधिकारी बन गए। इन्हीं के टाइम में 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। और ये किस किसने लड़ी? अब 14 साल का बच्चा तो क्या लड़ता, उसका संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां, और दिल्ली पर उस टाइम कब्जा कर लिया था हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य कोई भी अपने नाम के आगे लगा लेता था। अक्टूबर में हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली पे कब्जा किया और नवंबर में ये लड़ाई हो गई, सिर्फ 1 महीने का। ये दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। सम्राट तो कहना क्या, 1 महीने में क्या सम्राट बनना था, लेकिन बनी बनाई हुमायूं की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया था। तो उस कंडीशन में इसको दिल्ली संभालने के कारण ये हो गया भाई अंतिम हिंदू सम्राट है दिल्ली का हेमचंद्र विक्रमादित्य। 1 महीने पूरा नहीं टिका, तभी लड़ाई के लिए इसको बुलावा आ गया पानीपत की दूसरी लड़ाई में। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां लड़ा अकबर की जगह, मतलब अकबर का संरक्षक, और हेमू, दोनों बहुत बढ़िया लड़े। हेमू की जीत लग रही थी हो जाएगी, पर एन मौके पे जब ये हाथी के हौद पे ऊपर बैठा हुआ था, एक तीर आके इसकी आंख में लग गया और ये उस पे चकरा के, ऐसे आंख भी सेंसिटिव होती है, हौद से नीचे गिर गया। इसकी सेना को लगा कि हमारा राजा मर गया और सेना में भगदड़ मच गई, वापस भागने लगी सेना। उसका फायदा उठा के बैरम खान ने इसका सर कलम कर दिया, और इसीलिए इसका सर कलम करने के बाद फिर ये हो गया कि जीत किसकी हुई? अकबर की। और इस तरह पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन जीत गया? अकबर। इस अकबर ने अपने यहाँ हरियाणा, दिल्ली, सरहिंद, पंजाब, यूपी तक के इलाकों का डिवीजन कर दिया, सरकारें बना दी, और बहुत सारे परगनों में से कुछ परगने आपके हरियाणा के भी थे। तो अकबर के टाइम में हरियाणा में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, क्योंकि रेवाड़ी का था हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो हरियाणा का हिस्सा, लड़ाई जो हुई वो हरियाणा का हिस्सा पानीपत, और जहां इसका राज्याभिषेक हुआ वो हरियाणा का हिस्सा। तो अकबर का हिस्ट्री में हरियाणा से काफी लंबा लेन देन रहा, चाहे राज्याभिषेक की बात कर लो, पानीपत की लड़ाई की बात कर लो, या रेवाड़ी के हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात कर लो। ठीक है, ये थी अकबर के साथ हरियाणा की हिस्ट्री।
अकबर का बेटा जहांगीर। हरियाणा में कोई बहुत खास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जो जहांगीर से जोड़ी जाए। ठीक है, भारत का बादशाह था, ऐसे हरियाणा से भी टैक्स जाता रहा, चीजें चलती रही। जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। शाहजहां इंपॉर्टेंट है। शाहजहां जो था ना, इसके भी 4 बेटे थे फेमस, जिनमें औरंगजेब और दारा शिकोह 2 इसके इंपॉर्टेंट बेटे हैं। औरंगजेब बहुत कट्टर मुसलमान था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं अपना जीवन जो उसने जिया, कभी शाही जीवन नहीं जिया। शाही इन द सेंस, वो जितना खर्चा उसका होता था ना, उसको अपने आप कमा के खर्च करता था। राजा की तरह नहीं कि मेरे तो ऐश होनी चाहिए। कहते हैं कुरान लिखता था और टोपियां सिलता था। मुस्लिम जो टोपियां पहनते हैं उनको बाहर बेचा जाता, उससे जो पैसे आते उससे वो अपनी ड्रेस बनवाता था। आप कभी भी देखना, औरंगजेब ने कभी अपने सिर पे जो वो रखते थे ना, ऐसे जड़ाऊ मोतियों वाला, कभी नहीं पहना, सादा था बिल्कुल। लेकिन कट्टर मुसलमान था, हिंदू धर्म से बेहद नफरत करता था और सिख धर्म से भी चिढ़ता था, जबकि हिंदू सिख तो ये इलाका ही था मेन, हरियाणा पंजाब का। तो औरंगजेब जो इसका बेटा था, किसका? शाहजहां का। शाहजहां के टाइम में इसका एक बेटा जिसको ये पसंद करता है और बड़ा बेटा है जिसका नाम है दारा शिकोह। इसका बड़ा बेटा दारा शिकोह। दारा शिकोह दिल्ली की बजाय अपने हरियाणा में ज्यादा रहा करता था, पलवल में बहुत रहता था, और दारा शिकोह का घूमना फिरना लगातार हरियाणा में बना रहता था। दारा शिकोह का एक टीचर था, उस टीचर के प्रति इसकी बहुत लगाव था। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जीवन और ये आत्मा और इस तरह की बातें इसने सब उससे सीखी थी। उनका नाम था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली और चिहिली, कुछ भी लिख सकते हैं पेपर में, चिहिली कह लो या शेख चिल्ली। ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे, किसके? दारा शिकोह के। 1650 में ये एक्सपायर हो गए। उस टाइम तक राज चल रहा था शाहजहां का, क्योंकि 1657 तक शाहजहां गद्दी पर बैठे हुए थे। 58 में तो ये हटाए थे ना औरंगजेब ने। तो दारा शिकोह के जब टीचर एक्सपायर हुए, तो अपनी जेब से खर्च करके दारा शिकोह के टीचर के लिए, भाई फेवरेट बेटा है तो फेवरेट बेटे का जो टीचर है, स्पिरिचुअल गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उसके लिए मकबरा बनवाया। और ये बनवाया गया आपके हरियाणा के थानेसर में, कुरुक्षेत्र में थानेसर पड़ता है आज भी, यहाँ बनवाया गया शेख चिल्ली का मकबरा। और इसको हम कहते हैं कि स्थापत्य की दृष्टि से ये इतना सुंदर है कि इसको हरियाणा का ताजमहल का नाम दिया गया। तो हरियाणा का ताज किसको कहते हैं? शेख चिल्ली का मकबरा। किसके टाइम में बना है ये? शाहजहां। किसने बनवाया? कई किताबें शाहजहां लिख देती हैं, कई कह देती हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह का गुरु था उस टाइम। दारा शिकोह कोई राजा नहीं था, लेकिन दारा शिकोह बड़ा जवान बच्चा जरूर हो चुका था, बड़ा हो चुका था, भाई फेवरेट बेटा था तो उसके गुरु के लिए बनवा दिया। कहाँ बनवाया? थानेसर में। तो शाहजहां का भी हमसे लिंक हो गया दारा शिकोह के कारण। औरंगजेब, औरंगजेब जो ना कट्टर मुसलमान था, और औरंगजेब के टाइम में हमने कई विद्रोह किए, कोशिश की। सतनामी विद्रोह हुआ बहुत बड़ा औरंगजेब के टाइम में, 5000 सतनामियों को मरवा दिया। बहुत बड़ा विद्रोह था, 5000 आदमी औरंगजेब ने मरवा दिए सतनामी विद्रोह में। तो बहुत नेगेटिव चीज थी ये। औरंगजेब बड़ा चालाक भी था, कट्टर भी था, चालाक भी था। इसका विद्रोह किया बहुत सारे लोगों ने, जिनमें कि रेवाड़ी के थे, मेवात के थे, और अहीरवाल क्षेत्र के। तो रेवाड़ी वाला इलाका मान लो, जिसमें सांवलिया मेव था, हाथी सिंह बड़गुजर था, और गुड़गांव बादशाहपुर के इलाके में से बिलोंग करने वाला। तो 3 बड़े नाम थे ये, एक हाथी सिंह बड़गुजर, एक सांवलिया मेव, और एक और था राव, जिनके कारण आगे ये बढ़ेंगे, राज नाम था उनका, नंदराज। 3 आदमी। तो बड़ी चालाकी से औरंगजेब ने क्या कहा, सांवलिया मेव को मरवाना चाहता था ये। इसने इस्तेमाल किया हाथी सिंह बड़गुजर का। हाथी सिंह बड़गुजर को, जो मैंने अभी नाम लिया था ना, राव, जो उस इलाके के नंद राव जिनका नाम था, जो राव टेरिटरी के मालिक बनेंगे, नंद राम भी उनको लिख देते हैं। तो नंद राम ने मदद की, हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़वा दिया, वो कैद में कर लिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा भैया तुम मेरा विद्रोही है ना तू, और एक वो सांवलिया मेव, अगर तुझे जिंदा बचना है तो सांवलिया मेव को कत्ल कर दे, अगर तूने उसको मार दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। देखो, एक तीर से 2 निशाने, यानी 2 आदमी विद्रोह कर रहे हैं इसका, एक सांवलिया मेव मेवात में, और एक हाथी सिंह बड़गुजर बादशाहपुर गुड़गांव में। तो मेवात गुड़गांव में इसके विद्रोही हैं, इसके खिलाफ काम करने वाले। तो इसने रेवाड़ी के एक आदमी का यूज किया, नंदराम का, गढ़बोलनी गांव के थे वो, और उनको बोले तू हाथी सिंह बड़गुजर को एक बार मेरे हवाले करवा दे। उसने पकड़वा दिया, उसके इलाके में पहले बुलाया, दोस्ती की तरह पकड़वा दिया। पकड़ते ही बोले तू मेरा विद्रोही है, तेरा सर काट दूंगा, लेकिन तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू किसको पकड़वा दे, सांवलिया मेव को मर्डर करवा दे, हत्या कर दे। हाथी सिंह बड़गुजर ने बचने के चक्कर में सांवलिया मेव की हत्या कर दी। एक आदमी तो गया, हाथी सिंह बड़गुजर को इसने गांव दे दिए कि तू यहाँ राज कर ले। हाथी सिंह बड़गुजर ने कहा भैया मुझे क्यों पंगे लेने, ये कल को मेरी भी हत्या करवा देगा, आराम से रहने लग गया। सांवलिया मेव जो था इसको मरवा दिया हाथी सिंह बड़गुजर, नंदराज को इसने इलाका दे दिया, वहीं से अहीर इलाका राव का इलाका बनता चला गया। ठीक है, तो बड़ा चालाक था औरंगजेब।
इन सब ने कुछ ना कुछ हरियाणा के साथ इन सब का लिंक रहा। मैंने एक एक करके आपको समझाया। बाबर का तो मेवाती के साथ याद रखना। एक मोहन सिंह और भी था जो इनसे लड़ा था कैथल के इलाके में। मेन है आपका ये अपना मेवाती, हसन खां मेवाती। हुमायूं का आपसे बहुत बड़ा कोई लिंक नहीं था, लेकिन ठीक है, लंबा चौड़ा राज कर गया तो हरियाणा से फर्क उस पर पड़ा होगा। अकबर का तो राज्याभिषेक भी यहाँ हुआ, अकबर को गद्दी भी यहीं मिली पानीपत के युद्ध में, और अकबर ने तो बहुत सारी चीजें यहीं से शुरू की थी, इसलिए अकबर का बहुत बड़ा टाइम पीरियड। टोडरमल की देहशाला व्यवस्था भी अपने यहाँ लागू हुई थी, ठीक है, तो टैक्सेशन का सिस्टम। जहांगीर का कोई बहुत बड़ा लिंक नहीं था ठीक है, जितना कामकाज करते हैं। फरीद खान जो फरीदाबाद बसाया था वो जहांगीर का ही तो शाहजहां के टाइम में तो था, इन दोनों बाप बेटों के टाइम में। शाहजहां का बेटा था फेवरेट बेटा दारा शिकोह, जिसका आध्यात्मिक गुरु था शेख चिल्ली, वो एक्सपायर हो गया, उसके नाम का मकबरा 1650 में बना, और उस टाइम पे राज किसका था? शाहजहां का। औरंगजेब कट्टर था, तो सांवलिया मेव, हाथी सिंह बड़गुजर और नंदराम, कैसे उसने इन तीनों का यूज किया अपने फायदे के लिए वो मैंने आपको बता दिया। सतनामियों ने विद्रोह किया, 5000 सतनामी मारे गए। तो इस तरह से इनका फर्क हरियाणा पर, ये है मुगल, ठीक है। अब इनको हम लोग किताबी भाषा से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पढ़ोगे ना ध्यान से, अब सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे कहानी सुन के चीजें समझना बेहद आसान होता है। देखो, अब मुगल साम्राज्य यहीं से शुरू है, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, अब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, और बाबर आपके देश का नहीं था, विदेशी था। बाबर और उत्तरवर्ती मतलब बाद के लोग, मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही एक पद बनाया, पादशाही, इससे बादशाह निकले, की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पहले आपके यहाँ राजा, महाराजा, महाराजाधिराज थे। अब ये मुस्लिम जो कम्युनिटी आई थी, इन्होंने पहले सल्तनत, छोटी सल्तनत तो सुल्तान, अब बड़ा तो बादशाह, इन्हीं के टर्म है ये, बादशाह भी और सुल्तान भी। तो पद बनाया पादशाही, इसका हेड कौन हुआ? बादशाह। तो मुगल राजा नहीं कहलाते, मुगल सुल्तान भी नहीं, मुगल बादशाह कहलाते हैं, क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा था। चंगेज खां, जिसने 1221 में इंडिया की तरफ रुख किया था, वो तो इल्तुतमिश की समझदारी से वो बच गया था, इंडिया नहीं आया, अदरवाइज अटैक करता ये चंगेज खां 1221 इल्तुतमिश का टाइम। तैमूर लंग, जिसने कि नासिरुद्दीन, हमारे यहाँ तुगलकों का छोटा सा एक राजा था, उसके टाइम में अटैक किया 1398 में, तो इसने भी 1221 में, इसने 1390, दोनों लड़ाकू प्रजाति के, और हमारा देश इनसे कहीं ना कहीं दबता और डरता था, के वंशज था। तो जिसके दादा, नाना, पड़नाना, कभी उसकी 5वीं पुश्त और उसकी 14वीं पुश्त इतने भयानक थे, तो बच्चे में तो गुणाने ही थे। और फरगना का शासक था, छोटे से एरिया का, बाबर। 1526 में हरियाणा पर आक्रमण किया। टारगेट क्या था? यहाँ पे आके बसना, पहले लूटना फिर बसना, मतलब किसी के न्योते पर आया फिर यहीं बस गया। बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक जलाल खान था। तावड़ू यानी आप समझ जाओ दक्षिण हरियाणा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मुगलों ने न केवल हरियाणा पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। 4 ही सालों में इतनी प्रॉपर्टी बना ली कि चारों बेटों को मिल जाए, आराम से वो राज कर सके। राज्य में नव विजित प्रदेश के शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 जिलों में बांट दिया। तो ये 4 सरकारें, एक दिल्ली सरकार, एक मेवात सरकार, एक हिसार और एक सरहिंद। सरहिंद पंजाब वाला इलाका, हिसार आप समझ जाओ पूरा ये मेन हरियाणा, एक मेवात तो दक्षिणी हरियाणा, और एक दिल्ली। ये 4 सरकारें, 4 राज्य, 4 जिले बना दिए इसने अपने। इसके बाद बाबर क्या करता है देखें। 1526 से 1530 में खूब लड़ा अड़ोसी पड़ोसियों के साथ और सब पे अटैक किया। 1525 में बाबर ने हरियाणा में प्रवेश किया। बाबर ने हिसार रियासत को जीतकर हुमायूं को सौंप दिया, अपने बेटे को, बड़े बेटे को। और हसन खां मेवाती, जो मेवात का लोकल था, के बेटे नाहर खां को क्षमा कर दिया। इसको तो मार दिया था, उसको क्षमा कर दिया, बोला चल तुझे राजा बना दिया, परगना दे दिया, मेवात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पहले पूरा मेवात उनका था, फिर कुछ परगने दे, ये तेरे काम चला देंगे, जिंदा छोड़ रहा हूँ शुक्र मना, हसन खां मेवात को तो मैंने मार दिया, मेवाती को, उसका बेटा है ये, क्या नाम है इसका? नाहर खां। ये नाहर सिंह नहीं है, वो अलग आदमी है। इब्राहिम लोदी की सहायता के लिए, इब्राहिम लोदी की सहायता कुछ लोगों ने की थी ना, हरियाणा से 2 सेनाएं आई थी। एक हसन खां मेवाती की, जिसको कि किसने मारा बाद में? बाबर ने। भाई क्यों मदद करने आया, लेकिन इसके बेटे को परगना दे दिया था। हसन खां मेवाती की, जो दिल्ली सेना के साथ मिलकर बढ़ रही थी, और दूसरी सेना हिसार के फौजदार हमीद खां। हिसार जीत के हुमायूं को दे दिया, इसके बेटे को परगना दे दिया, और मेवात अपने हिस्से में मिला लिया। तो दोनों चीजों को इसने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा, ये तुलुगमा है, थोड़ा सा गलत छपा है, तुलुगमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफा, अली मुस्तफा, 2 बताए ना, अली मुस्तफा, ये 2 इसके तोपची हैं जिन्होंने सही जगह निशाने मारे। तो उस्ताद अली और मुस्तफा
शिवा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, तभी तो जीता था ये। तारीखे शाही के लेखक के अनुसार पानीपत के पहले युद्ध में विजय के बाद बाबर 7 दिन तक पानीपत में ठहरा था। इसने प्लानिंग की थी फिर कि मैं कहाँ कहाँ अटैक करूंगा, किस किस को मैं मारूंगा, कौन सा इलाका में हड़पूंगा। 21 नवंबर 1526 को बाबर ने हिसार फिरोजा के आसपास अफगान नेता हमीद खान सारंगवानी के विद्रोह को दबाने के लिए चीन तैमूर सुल्तान, चगताई वंश का अहमद परवानची, अब्दुल फतेह तुर्कमान, मलिक दाद करानी और मुल्तान के मुजाहिद खां को नियुक्त किया था। ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लेवल के लीडर, नाम नहीं आएंगे, एक आइडिया दे रही हूँ। हिसार फिरोजा के आसपास इसने एक अफगान क्यों, क्योंकि देखो सारे लोधी अफगान के थे, बताया था ना मैंने आपको, बड़े बड़े पदों पर बैठा है। तो अफगान नेता, अफगान जो मेन आदमी था इब्राहिम लोधी मार दिया, लेकिन उसके सरदार तो जिंदा बैठे हैं अफगान, वो तो विद्रोह करेंगे कि ऐसे कैसे घुसाए, कौन है बाहर का आदमी, भाई हम बनेंगे अगर राजा बनना है। तो अफगान विद्रोह जो था, अफगान का एक नेता, इसने विद्रोह कर दिया, इसको दबाने के लिए इसने ढेरों लोगों को बुला लिया। तो इस तरह से हिसार फिरोजा जो है वो जीतेगा ये, और फिर हिसार को जीत के अपने बड़े बेटे को देगा, किसको, हुमायूं को। ठीक है। बाबर के खिलाफ मेवात में हसन खां मेवाती समस्त अशांति और विद्रोह का नेता था। तो बाबर के खिलाफ हसन खां मेवाती अपनी कोशिश कर रहा था, इसको मार दिया और इसके बेटे को बोला परगने का मालिक बनता हो बन जा, नहीं तो मार दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ये मेवात मेरा है। तो हसन खां मेवाती का इलाका भी गया और बेटे को भी छोटा सा परगना मिला। 17 मार्च 27 को हसन खां मेवाती ने हजारों मेवातियों के साथ भयंकर युद्ध किया, साथ मिलकर लिखना चाहिए। बाबर की इस युद्ध में विजय हुई, जीत गया और उसको मार दिया। हसन खान और उसके साथी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, इसीलिए वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए, इसलिए तो हसन खां मेवाती का नाम है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि भैया इसने हरियाणा के लिए अपनी जान दी है, हसन खां मेवाती। बाबर के शासन के अंतिम दिनों में कैथल में भयानक विद्रोह हुआ। इनके नेता मोहन सिंह थे, परंतु इनको बाबर ने हरा दिया और शवों की मीनार सी चुनवा दी। बाबर के समय 4 प्रांत, मैंने बताया ना ये कट्टर थे, ये शवों को ऐसे मीनार बनवा के उसके सामने शराब पीते थे बैठ के, ऐसा ही बलबंद था, याद करो, जिसके खिलाफ मेवात के लोग विद्रोह। तो ये भी तो वही बातें बता रहे हैं, ये देखो ऐसे ही मेवात के उसको मरवाया इसने, फिर ऐसे ही कैथल वाले को। इसके समय 4 प्रांत थे जहां से सरकार चलती थी, एक दिल्ली, एक हिसार, एक मेवात और एक सरहिंद। बाबर की मृत्यु 1530, तो महज 4 साल, 26 में आया और 30 में मर भी गया, लेकिन इन 4 सालों में बड़ी प्रॉपर्टी बना के छोड़ गया। ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली का शासक बना और उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदाल और हिसार और सरहिंद कामरान को सौंप दिए। तो इसने अपने भाइयों को प्रॉपर्टी दे दी। पिताजी ने इसको क्या दिया था, हिसार, मेवात छीन लिया था ना पिताजी ने, किससे, हसन खां मेवाती को मार के उसके बेटे से, उसको परगना दिया। इसने क्या किया, पिताजी की प्रॉपर्टी दी हुई को अपने भाइयों में बांट दिया। फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने करवाया, पेपर में आ जाएगा, फतेहाबाद की मस्जिद किसने बनवाई। जैसे लाट की मस्जिद दोपहर में पढ़ाई थी ना मैंने आपको पिछली क्लास में, लाट की मस्जिद कहाँ है, हिसार में। किसने बनवाई है, जिसने गुजरी महल बनवाया। अब आपको पता होना चाहिए दोनों किसने बनवाए। तो हुमायूं ने निर्माण करवाया फतेहाबाद की मस्जिद का। अगला है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक वैश्य जाति का था और पहले व्यापारी था, बाद में सेनापति बन गया। शेरशाह सूरी जो आप नाम देख रहे हैं, इसके पास और इसी के पास हेमचंद्र विक्रमादित्य का भी इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। इब्राहिम सूर ने हिसार के जागीरदार जमाल खान के पास नौकरी कर ली। जमाल खान ने इब्राहिम को 40 सिपाहियों का सरदार बनाकर नारनौल के परगने में जीवन यापन के लिए कुछ गांव दे दिए, भैया यहाँ से जो टैक्स है तू उसमें खा ले। शेर शाह ने हरियाणा को पहले की तरह 4 सरकारों में, दिल्ली सरकार, मेवात, हिसार और सरहिंद में बांट दिया। सब वही कर रहे थे। अब आया अकबर। अकबर 1526 से 1605 तक रहा और अकबर की एंट्री के टाइम मैंने आपको बताया कौन था वो आदमी जो लड़ा था पानीपत की दूसरी लड़ाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर तब 14 साल का लड़का था। राज्याभिषेक कलानौर में हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई में इसका संरक्षक काम संभाल रहा था। ठीक है। तो हेमचंद्र, जिसको हेमू भी कहते हैं, इसने उपाधि विक्रमादित्य, 1 महीने बस दिल्ली बैठा था ये, और अकबर के बीच संघर्ष हुआ। पढ़े जरा क्या संघर्ष था। हेमचंद्र जो मध्यकालीन इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, वो हरियाणा की प्रमुख नगरी रेवाड़ी का रहने वाला था। कहते हैं 22 लड़ाइयां लड़ी, कभी हारा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इसमें हिम्मत आई विक्रमादित्य कहलाने की। रेवाड़ी का था ये। 5 नवंबर 56 को मुगल शासक अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। वो तीर लग गया आंख में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1 महीने, अक्टूबर नवंबर में लड़ाई हो गई। राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अकबर ने उसे सूबों में बांट दिया। इस समय राज्य में परगने थे और 5 सरकारें थी, जो थी, अब पहले 4 थी ना, 5 देखो। सरकारें दिल्ली पहले भी थी, सरकारें
रेवाड़ी नई बन गई, सरकारे हिसार पहले भी थी, सरकारे ये हिसार फिरोजा तो एक ही है, मेवाती पहले भी थी, सरहिंद भी थी, अब सरकार ए रेवाड़ी बन गई। हेमचंद्र कहाँ का था? रेवाड़ी का। वहीं उसमें तो एक वहां भी सरकार की वहां भी विद्रोह ना हो, अकबर ने किया ये काम। जहांगीर का कोषाधिकारी था शेख फरीद। इसने कौन सा शहर बसाया था? फरीदाबाद। शेख फरीद ने फरीदाबाद बसाया, जहांगीर का कोष का ध्यान रखने वाला अधिकारी था। तो जहांगीर के टाइम में ये, अकबर के टाइम में बहुत सारी घटनाएं, जहांगीर का बस एक किस्सा। शाहजहां फिर अपने बेटे के लिए काम करवाएगा। अगला है शाहजहां, 1627 से 1657, क्योंकि 58 में इसको औरंगजेब पकड़ के जेल में कैद कर देगा आगरा के किले में। शाहजहां का ज्येष्ठ मतलब बड़ा बेटा दारा शिकोह हरियाणा का को अधिक पसंद करता था। ये दिल्ली में, शाहजहां तो रहता था दिल्ली में, लाल किला बनवाया, पहले आगरा में था जो अकबर ने बनवा रखा था, लेकिन इसका बड़ा बेटा ज्यादातर हरियाणा में, कभी पलवल में, कभी कहीं रहा। ठीक है, वो प्रायः यहाँ के छोटे से नगर पलवल में रहता था। तो देखो कितना बड़ा आदमी, और कहाँ रहता था? पलवल में। मार्च 1634 को पलवल के पास सुल्तानपुर, सुलनान लिखा है, सुल्तानपुर है ये, आजकल जो हरियाणा के गुड़गांव में है, गांव में दारा शिकोह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सिपहर सिकोह था। तो दारा शिकोह ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? सिपहर सिकोह, इसका बेटा हुआ था। मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह थानेसर में अपने गुरु शेख चेहली के संपर्क में रहता था। शेख चिल्ली ही शेख चेहली है, तो ये इसका आध्यात्मिक गुरु है शाहजहां के बड़े बेटे का। ठीक है, शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद दारा शिकोह ने शेख की स्मृति में मकबरा बनवाया। यह स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर की दृष्टि से हरियाणा का ताजमहल भी कहलाता है। इसमें वही सब बातें हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सरकारें दिखा रखी है। अन्य मुगल शासकों के समय हरियाणा, शाहजहां ने हिसार को चकला एक इकाई बना दी प्रशासन की, का हाकिम कृपाराम गौड़ को बनाया। ठीक है, तो इससे देखो कि इसका मतलब शाहजहां है तो खुद इस्लाम धर्म का, लेकिन ये हिंदुओं पे विश्वास कर रहा है। तो चकला, चकला एक इकाई, भाई जैसे हम कहते हैं गांव, हम कहते हैं शहर है, ये जिला है, इस तरह से चकला का हाकिम बना दिया कृपाराम गौड़ को। ठीक है, इस 32 के आसपास शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान ने मामा भांजा मुगल सराय घरौंडा में है, ठीक है, करनाल वाले में, पानीपत और करनाल वाले जो इलाके में घरौंडा पड़ता है, पिंजौर में मुगल गार्डन बना था। और फिदाई खां कोका नाम का एक आदमी था जो कि फॉस्टर ब्रदर था औरंगजेब का। औरंगजेब के माँ ने यानी शाहजहां ने वैसे ही उसको गोद लेके पाल रखा था कि भाई हम इसके केयर टेकर हैं। तो जब ये औरंगजेब कभी कभी जाता था लाहौर की तरफ दिल्ली से, तो लाहौर का रास्ता पंजाब से होके तो निकलेगा ना पाकिस्तान की तरफ, तो रास्ते में दिल्ली से चलते चलते थक जाता तो पंचकुला पहुंच के आराम करता, क्योंकि वहां मुगल गार्डन बनवाया गया था। आज भी लोग पिंजौर के मुगल गार्डन को देखने जाते हैं, और वही कहलाता है यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन, उसी की बात है। पिंजौर में मुगल गार्डन का निर्माण फिदाई खान एक ही आदमी ने करवाया था। फिदाई खान कोका इसको बोल देते हैं। इसको वर्तमान में यादवेंद्र गार्डन या उत्तर भारत का नंदनवन, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेंगे, उत्तर भारत का नंदनवन कहाँ है? तो आपका मुगल गार्डन जो है ना, जो पिंजौर गार्डन, यही है उत्तर भारत का नंदनवन। वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है प्रतिवर्ष आमों का मेला लगता है। हेरिटेज मेला लगता है दिसंबर में, इस साल नहीं लगा। आमों का मेला लगता है जुलाई में, नहीं लगा पिछले साल कोरोना के चक्कर में, वरना लगता है हर साल। बैसाखी मेला, आमों का मेला, हेरिटेज। बैसाखी वाला फरवरी में लगता होगा, फरवरी मार्च के आसपास, और आमों वाला जुलाई के आसपास, और हेरिटेज दिसंबर, ये उसी में लगता है जो ये भारत का नंदनवन है यानी पिंजौर गार्डन। फिर आया औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया? सतनामियों के विद्रोह को दबाया, कुचल दिया, लोगों को मारा, बहुत परेशान किया। सानहोला का रहने वाला सांवलिया मेव, इसके 3 कट्टर विद्रोही, सांवलिया मेव, और एक मैंने बताया हाथी सिंह बड़गुजर, और एक बताया आपको नंदराम। तो नंदराम ने मदद की, हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़वाया। बड़गुजर ने किसका मर्डर कर दिया? सांवलिया मेव का। तो सांवलिया मेव पहला व्यक्ति था जिसने औरंगजेब को परेशान कर दिया। औरंगजेब को परेशान, मेवात के लोगों ने बलबन को भी दुखी किया था, इनको भी। औरंगजेब का विरोध करने वाला दूसरा ऐसा व्यक्ति था हाथी सिंह बड़गुजर। हाथी सिंह बड़गुजर ये दहना गांव का रहने वाला था। इस गांव को वर्तमान में बादशाहपुर कहते हो तुम, गुड़गांव में पड़ता है ना बादशाहपुर, यहीं का बड़गुजर, बादशाहपुर आज का। रेवाड़ी के पास गढ़बोलनी गांव था। इसकी सरकार राव नंदराम, यही तो कहलाएंगे बाद में राव, यही तो जो राव आज तक चल रहे हैं ना, वो यही लोग हैं। नंदराम ने, इसने किसको पकड़वाया? हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़कर औरंगजेब के हवाले कर दिया। तो 3 लोग, सांवलिया मेव, हाथी सिंह बड़गुजर और एक नंदराम। नंदराम ने किसको पकड़ा? हाथी सिंह को। हाथी सिंह को क्या बोला औरंगजेब? सांवलिया को मार दे, तुझे छोड़ दूंगा, तुझे प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा। तो अब देखो क्या हुआ। रेवाड़ी के पास गढ़बोलनी के राव नंदराम ने हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़कर औरंगजेब के हवाले कर दिया। इस सहायता से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने रेवाड़ी के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र की चौधराहट नंदराम को सौंप दी। यहीं से रेवाड़ी के प्रसिद्ध
प्रसिद्ध राव राज्य की नींव पड़ी। तो ये जो राव नगरी कहलाती है ना आज रेवाड़ी, ये कैसे पड़ी समझ में आया? नंदराम नाम का एक आदमी थे जिसने हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़ा और किसको सौंप दिया? औरंगजेब को। भाई ये तुझे दुखी करता है, ये मैंने तुझे पकड़ा दिया। अब उसने कहा ठीक है यार, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, जो इस पूरे एरिया के आसपास के गांव हैं तुम इनके चौधरी हो। तो चौधराहट मिल गई, वहीं से अहीर राज्य और ये राव राज्य की नींव पड़ गई। ठीक है। हाथी सिंह ने क्या किया? खुद को बचाने के लिए ये मारेगा सांवलिया मेव को। हाथी सिंह बड़गुजर ने औरंगजेब के द्वारा रिहाई की शर्तों के अनुसार रिहा होते ही सांवलिया मेव का कत्ल कर दिया। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने हाथी सिंह को घासेड़ा की 11 गांवों की जागीर सौंप दी। यानी देखो इसने कितनी चालाकी से, दो इसके तगड़े टक्कर वाले थे, एक सांवलिया मेव, एक हाथी सिंह बड़गुजर, इन दोनों को कैसे इसने अपने कब्जे में लिया। एक तीसरा आदमी नंदराम को बोला तू हाथी सिंह को पकड़वा दे, हाथी सिंह को पकड़वा दिया। हाथी सिंह को बोला अगर तू रिहाई चाहता है तो इसका तो मर्डर करेगा, कर दिया मर्डर। एक तरह से दब भी गया और ना सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कितनी चालाकी से काम किया। जागीर मिल गई। 1672 में अहीरवाल क्षेत्र यानी राव वाला इलाका के नारनौल नगर में सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। 5000 सतनामी मरवाए थे औरंगजेब ने। बहुत बड़ा विद्रोह था ये सतनामियों का। औरंगजेब के काल में नारनौल में सतनामी विद्रोह बहुत बार आता है। किसके काल में हुआ? औरंगजेब के काल में। कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र सौंधी और सिनसिनी थे। ठीक है। जाट विद्रोह भी हुआ था। जाट राजा सूरजमल का नाम सुना होगा, जाटों के प्लेटो कहलाते हैं। इनका बेटा था जवाहर सिंह, जिसने आपके गुड़गांव के जो ये शीतला माता मंदिर है ना, ये बनवाया था आज वाला। अकबर के दिन सरकारें कुछ नहीं, इनमें जिले बताए गए हैं। दिल्ली था, ये अपना यूपी वाला, हमें अपने से मतलब है, हमारी 5 चीजें थी। हरियाणा में भूमि कर टैक्स कैसे लेते थे ये? दहशाला व्यवस्था बताई ना मैंने। अकबर के वो कौन थे? टोडरमल, अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, जो सारा सिस्टम देखते थे। और आपके यहाँ 2 तरह की जमीन थी, एक वो जो सिंचाई पर आधारित थी और एक वो जो वर्षा पर आधारित, क्या बोलते हैं, बारानी, उस पर कोई टैक्स नहीं था। ठीक है। हरियाणा में भूमि कर तय करने का कार्य सबसे पहले अकबर के काल में टोडरमल ने किया। टोडरमल इसका अर्थ मंत्री था। जिन जमीनों में बारिश आधारित खेती होती थी उसे बारानी कहा जाता था। बारिश पर आधारित बारानी। और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां बारानी खेती के लिए उगाही नहीं ली जाती थी, कोई टैक्स नहीं। भाई खेती पे जितना हो गया तुम्हारा बारिश से, अपना खुद रखो, हमें नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता है। इसमें चाहिए पैसे, टैक्स दो, चाही, पैसे चाहिए हमें, तुमने इसका यूज किया, नहर का। अंग्रेजों के इलाकों में किसानों से उपज का 1/6 हिस्सा भूमि कर लिया जाता था। कभी कभी कोई विपत्ति आने पर आपदा कर को टाल देते थे या माफ भी कर देते थे। लेकिन जो देसी रियासतें थी, जैसे झज्जर था, लोहारू था, पढ़े थे ना हमने, ये किसानों से वहां के जागीरदार क्रूरता से भूमि कर वसूलते थे 1/4। यानी अंग्रेजी राज में तो टैक्स देना था 1/6, अगर 60 किलो है तो 10 देने हैं। और जो देसी रियासतें थे ये 1/4, कि अगर 40 किलो है तो 10 देने हैं। तो ज्यादा पड़ गया ना ये, तो इसका मतलब क्रूरता से दिखाते थे ये लोग। तभी तो यहाँ प्रजामंडल बने थे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। अराजकता का युग चला 1707 से 1770। ऐसा क्यों? क्योंकि औरंगजेब मर गया। औरंगजेब के मरते ही गिद्ध की दृष्टि से टूट पड़े लोग। हरियाणा मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा। और सबने अपनी अपनी कोशिश की कि हरियाणा पे मेरा कब्जा। सिख भी लड़ेंगे और जाट भी लड़ेंगे, और ये राजस्थान से भी लोग आके कहेंगे हरियाणा हमारा। तो एक तरह से चारों तरफ छुटपुट छुटपुट एरिया, जिससे होता ना भाई, जैसे चील और गिद्ध चपटते हैं, एक रोटी और 10 लोग छीनने को भागे, तो वो किसी के हाथ में आएगी, किसी के में नहीं। ऐसे ही यहाँ हुआ। इससे पहले तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले बादशाह थे, किसी की हिम्मत ही नहीं थी बादशाहों के सामने सिर उठाते, वो मार देते थे। तो इसलिए चुपचाप बैठे रहे। विद्रोह किया तो मरे। लेकिन अब छीना झपटी चलेगी हरियाणा के ऊपर। मुगल बंदा बैरागी संघर्ष। 10 गुरु हुए हैं सिखों के। 10 गुरु में से लास्ट वाले गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, एक आदमी था लक्ष्मण देव नाम था उसका, महाराष्ट्र में नांदेड़ नाम की जगह में उसकी मीटिंग हुई 10वें गुरु से। उन्होंने कहा तुम तो बहुत समझदार हो और तुम हमारे इसमें आ जाओ, और वो उनको बना दिया बंदा बैरागी, नाम दे दिया। बंदा बैरागी ने 10 गुरुओं के मरने के बाद सारी कमान संभाली। उन्होंने लोहागढ़, लोहागढ़ भी कह देते हैं, आज आपका पड़ेगा यमुनानगर, इसको अपनी राजधानी बनाया। भाई हरियाणा और पंजाब का ही तो इलाका था ये सारा, ये पहले पूरा पंजाब था। उसके बाद जब मुगल इनके खिलाफ आने लगे, कमजोर मुगल, 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरा, ये मान लो एक बुरा दौर शुरू हुआ मुगलों का। कमजोर, निकम्मे, निठल्ले, कोई शाहे बेखबर, कोई लंपट मूर्ख, कोई रंगीला, अजीब अजीब से राजा, कहने के बस वो बादशाह, कुछ उनकी औकात नहीं, वो इंडिया को संभाल के नहीं रख पाए। इतनी टेरिटरी फैला दी औरंगजेब ने कि वो रखने के लायक ही नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। इसी टाइम पर मुगल संघर्ष करेंगे बंदा बैरागी के साथ।
बंदा बैरागी अपना हेडक्वार्टर बनाएगा सोनीपत के सिहरी खांडा में, और फिर यहाँ पे कई बार ये मुगलों को हराएगा, लेकिन फाइनली फर्रुखसियर 1713 में इसका मर्डर करवा देगा। और उसके बाद फिर सिखों का जो, कुछ लोग कहते हैं 11वें गुरु, कुछ कहते हैं गुरु नहीं, लेकिन हमारे लीडर थे बंदा बैरागी, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अराजकता फैलेगी चारों तरफ, हड़कंप मचेगा लूटपाट पे। तो मुगल और बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह जी के पश्चात मुगलों के विरुद्ध सिखों की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किया। सिख इतिहास के महान विद्वान हैं डॉक्टर हरिराम गुप्त, वो बंदा बैरागी को हिमाचल प्रदेश का निवासी मानते हैं। एक आदमी महाराष्ट्र प्रांत के नांदेड़, ये जगह है, नामक स्थान पर बंदा बैरागी की गुरु गोविंद सिंह जी से भेंट हुई, जो 10वें गुरु थे, जिसके दौरान उसे गुरु ने उत्तर में जाने की, भाई तू जा ऊपर हरियाणा पंजाब की तरफ। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में बंदा बैरागी ने सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद और कुंजपुरा यानी करनाल को जीत लिया। 1710 में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल और नरवाड़ी के बीच हुए युद्ध 3 संघर्षों में बंदा को पराजित कर दिया। बंदा बैरागी ने सोनीपत के निकट सिहरी खांडा नामक गांव को, अभी भी है ये गांव, अपना मुख्यालय बनाया। पेपर में कई बार आ चुका, इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? सोनीपत के सेहरी खांडा या सिहरी खांडा में। ये गांव रोहतक से 30 किलोमीटर, रोहतक सोनीपत की दूरी जितनी है उस पर स्थित, सोनीपत में पड़ता है ये। सोनीपत और कैथल पर विजय पताका फहराते हुए बंदा थानेसर पहुंचा। थोड़े थोड़े एरिया में जीता, और सिहरी खांडा से जीता, सोनीपत जीता, फिर कैथल जीता, थानेसर कुरुक्षेत्र पहुंचा, यहां भी विजयी हुआ। लेकिन 1710 मई को बंदा ने सरहिंद पर आक्रमण किया, पंजाब। सरहिंद का फौजदार वजीर खां, उसको भी हरा दिया। सरहिंद की विजय से बंदा की प्रतिष्ठा को 4 चांद लग गए कि यार देखो ये आदमी, जिसने सोनीपत जीत लिया, कैथल, कुरुक्षेत्र, अब ये आगे कहां बढ़ गया? पंजाब की तरफ। तो सब लोग इसके ठाट बाट समझने लग गए। अक्टूबर 1710, तभी 2-3 महीने, मई से अक्टूबर में, करनाल और इंद्री के बीच फिरोज ने बंदा की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। बंदा थोड़ा पीछे हटा, पर उसकी पराजय हुई। फिरोज और बंदा बहादुर की तीसरी टक्कर तरावड़ी में हुई, जिसमें बंदा की हार हुई। जैसे कुछ महीनों के अंदर हो रहा है सब ये। 3 बार पराजित होने के बाद बंदा थानेसर आया, तरावड़ी, करनाल, थानेसर, कुरुक्षेत्र यहाँ आया। और फिर 1710 को शाही सेना के साथ उसकी जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें बंदा को पुनः हार का मुंह देखना पड़ा। अब फर्रुखसियर के टाइम में ये मर भी जाएंगे। ठीक है, नादिर शाह, अब ये इंडिया में कोई ताकतवर नहीं है। ये खबर फैल गई आसपास कि अरे ये औरंगजेब क्या मरा है, इंडिया तो सुना बेजान अनाथ पड़ा है, कोई जाओ लूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब जो वहां राजा हैं वो लंपट मूर्ख हैं, चाहे बेखबर है, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे मूर्ख लोग राज कर रहे हैं, कोई ताकतवर है ही नहीं। तो नादिर शाह उठा के अपना ईरान से सेना को और ले आया कि चलो लूट के लाते हैं, इतनी बड़ी सोने की चिड़िया खाली पड़ी है तो चलो। आप सोचो औरंगजेब के टाइम तक कितना टैक्स आता होगा, कितना पैसा होगा, दिल्ली भरा पड़ा था, लाल किला। नादिर शाह अपना उठ के ईरान से, ईरान के बाद अफगानिस्तान क्रॉस किया, पाकिस्तान क्रॉस किया, फिर इंडिया आया। और इंडिया में इसने इतनी लूटपाट मचाई, दिल्ली के लाल किले को इतना कहते हैं पता नहीं कितनी बोरी भर भर के सोना ले गया, दीवारों में से निकाल निकाल के। दीवारों में सोने थे पहले। और उसके बाद नादिर शाह के जाने के बाद ये फेमस हो गया कि दिल्ली बहुत ज्यादा अनाज की तरह, कोई भी आके यहाँ अटैक कर सकता है, जिसका मन करे अपना दिल्ली को लूट लो। ये फेमस हो गया। ये है नादिर शाह का आक्रमण। 1739 बहुत इंपॉर्टेंट, में करनाल का युद्ध हुआ। पेपर में आ जाएगा करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो नादिर शाह जो कि ईरान से आया था, और आपके यहाँ था ये मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि पूर्व ये परवर्ती मुगल, बाद का मुगल है। 1739 करनाल का, करनाल में तरावड़ी है, लेकिन वो लड़ाइयां पहले खत्म हो चुकी। करनाल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के बादशाह नादिर शाह और हिंदुस्तान के सम्राट, कहाँ का सम्राट ही कुछ कर ही नहीं पाया, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका। करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह के राजा, क्या नाम था उसका, ये अपना क्या नाम है इसका, नादिर शाह, जो लूट के ले जाएगा दिल्ली से तख्ते ताऊस को, जो बनवाया था बड़े शौक से बैठने के लिए शाहजहां ने, और मयूर सिंहासन उसी का नाम है, और कोहिनूर हीरा, इन दोनों को लूट के ले जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला ये वो नाकामयाब लीडर था अपने इंडिया का, जिसमें नादिर शाह ने मुगल शासक को पराजित किया। और मयूर सिंहासन, तख्त ए ताऊस इसी का नाम है, बेबादल खान नाम के आदमी ने डिजाइन किया था, बैठने के लिए बहुत सुंदर ताज था, बहुत ही सुंदर। और कोहिनूर हीरा, जिसकी दुनिया में नाम था, अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन आप आज भी रेप्लिका देख सकते हैं, मतलब वैसा एक नकली सा बना के दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में आज भी रखा हुआ है। आप उसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना बड़ा बैठने का उसका पूरी गद्दी ऐसी थी कि देखने लायक। वही तख्ते ताऊस था, वही मयूर सिंहासन बेबादल खान ने बनाया, लूट के ले गया ये। इस अगर तुमने वो मूवी देखी हो ना पानीपत,
अभी पानीपत की तीसरी लड़ाई पर मूवी एक आई थी, मराठे और उसमें जाट राजा सूरजमल, उसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल प्ले किया है इसने, क्या नाम है इसका, संजय दत्त ने। तो उसमें वो तख्ते ताऊस पे बैठा हुआ है और एक आदमी जो है वो उसको एकदम से मारने की कोशिश करता है, तो वो उसको कोहिनूर हीरा अपनी उस टोपी में यहाँ संजय दत्त ने लगा रखा है, मतलब दिखावटी, और जिसपे वो बैठा है ना ऐसे बिल्कुल इससे जड़ा हुआ, जड़ाऊ बिल्कुल, चार उसके ऐसे खड़े हुए हैं, उसके ऊपर छतरी टाइप है, वो है तख्ते ताऊस जो दिखाया गया है, मतलब प्रेजेंट किया गया। तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। और वो उसको मारता है ना, जब कोशिश करता है तो संजय दत्त उसको मारता है, और मारते मारते वो अपना हेलमेट सा निकाल के उसको इतना मारता है कि वो आदमी मर जाता है। तो कहता है कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस हर किसी के लिए नहीं है। तो वो तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा कौन लूट के ले गया था पहले? नादिर शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, आज ये हीरा, वो तो टूट फूट गया, सिंहासन तो टूट फूट के खत्म कर दिया, पता नहीं कहाँ बेचा होगा, क्या किया होगा। कोहिनूर हीरा आज ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है। ठीक है, इस युद्ध में रेवाड़ी राज्य का तात्कालिक शासक राव बालकिशन मुगल सेना की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। ये बालकिशन कौन है? ये वही राव, नंदराम था ना, उसका बेटा है। नंदराम कौन था? जिसने हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़वाया था, किसके हाथों? औरंगजेब। तो औरंगजेब को मरे अभी कुछ ही साल तो हुए हैं, 4-5 सालों में ये सब कुछ हो गया, 10-20-50 सालों में सब कुछ खत्म हो गया। 1739 का किस्सा है ये, और 1707 तक वो बैठा था। तब एक आदमी 60-60, 70-70 साल राज करता था। अब ये किसका बेटा आ गया? नंदराम का, ये भी मर गया। रेवाड़ी राज्य का उदय कैसे हुआ? जो मैंने आपको सारी कहानी बताई उसको यहाँ दोबारा पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी राज्य की नींव गढ़बोलनी, ये गांव था, कि अहीर सरदार नंदराम ने औरंगजेब के समय में डाली थी। वो सारी कहानी आपको बता दी। नंदराम की मृत्यु के बाद उसका बेटा बालकिशन, देखो जो भी हेल्प कर रहा था, गद्दी पर बैठा, बालकिशन की वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला, जिसके टाइम में वो लूटपाट मची नादिर शाह वाली, मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शेर बच्चा शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की। देखो कैसी उपाधि दी। इस वंश में गुजरमल, भवानी सिंह आदि अन्य शासक हुए। बालकिशन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई राव गुजरमल हुआ। यानी राव गुजरमल किसका भाई है? बालकिशन का। बालकिशन किसका बेटा है? नंदराम का। नंदराम ने किससे वो जागीर ली थी? औरंगजेब से। तो औरंगजेब के बाद की पुश्तों के साथ ये सब चल रहा है। फर्रुख सियर तो महानालायक आदमी था, और इस गधे आदमी ने, गधा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसने इंडिया को बिल्कुल मूर्खों ने बेच दिया अपने सामने सामने। इसने, फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को कह दिया कि यहाँ तुम टैक्स मत दो, फ्री में व्यापार करो, और इसकी मूर्खता के चलते हमारे लोकल आदमियों के बिजनेस ठप पड़ गए। तो यही वो मूर्ख लोग हैं। फर्रुख सियर 1713 से 19, और इतने कम सालों में पूरा इंडिया बर्बाद कर गया, के समय बसीरपुर के एक बिचौल सरदार दलेल खान, फौजदार खान ने बसीरपुर के पास एक नया कस्बा फर्रुख नगर बसाया। तो फौजदार खान ने फर्रुख नगर बसाया और इसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया। अब कमजोर है ना, तो कोई कोई अपने नगर बसाता जा रहा है। राव गुजरमल, कौन गुजरमल? बालकिशन का भाई है ना, वही वाला। कि पहली लड़ाई बसीरपुर राज्य के तत्कालीन शासक कामगार खां से हुई। ये छोटे छोटे, बहुत छोटे एरिया के लोग हैं। बिचौल सरदार की पराजय हुई। हिसार, झज्जर आदि क्षेत्रों पर गुजरमल का अधिकार हो गया। 1750 में गुजरमल की हत्या, ये हाथी है, हट्टी लिखा है, हाथी सिंह बड़गुजर के बेटे ने कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि हाथी सिंह बड़गुजर को ही पकड़वाया था। किसने? सांवलिया मेव का मर्डर किया था ना हाथी सिंह ने। हाथी सिंह को किसने पकड़वाया था? इनके बाप दादाओं ने। कौन थे वो? राव नंदराम। तभी तो उसका बेटा बालकिशन राजा बना, फिर उसका भाई बना। तो इस तरह से इन्होंने अब मौका मिला कि अच्छा इसने हमारे दादा को मरवाया था, तो इसने उनको मरवा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ससुर टोडरमल ने, तो इसके रिलेटिव ने उसको मार दिया। बल्लभगढ़ का उदय, बल्लभगढ़, बल्लभ सिंह जाट था ना, जाट रियासत, इन लोगों ने इसका उदय किया। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों का लाभ, इतनी उथल पुथल मच गई कि सब फायदा उठा रहे हैं। लाभ उठाकर नए राज्य बने, जिनमें बल्लभगढ़ का राज्य भी शामिल है। बल्लभगढ़ राज्य का संस्थापक चौधरी गोपाल सिंह नाम का जाट था, एक जाट आदमी था गोपाल सिंह, इसने बल्लभगढ़ बसाया। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बल्लभ सिंह नाम का एक आदमी आएगा। गोपाल सिंह के बाद उसका बेटा चरणदास गद्दी पर बैठा। चरणदास का उत्तराधिकारी उसका बेटा बल्लभ सिंह, इसके नाम पे बल्लभगढ़ है। बल्लू जाट हुआ, तो बल्लू जाट के कारण ये बल्लभगढ़ बना। बल्लभ सिंह ने बल्लभगढ़ का किला बनाकर उसे अपना केंद्र बना लिया। बहुत छोटे लेवल के लीडर्स हैं। 1753 में मराठों और मुगलों की संयुक्त सेना ने अकीबत खां के नेतृत्व में बल्लभगढ़ पर आक्रमण कर दिया। ये मुगल और मराठे इकट्ठे कैसे हो गए? जब मुगल कमजोर हुए ना, तो जब इनको लगा कि यार अब तो हम जो है भारत पे राज तो कर नहीं सकते, ये हरियाणा वरियाणा भी हमारे हाथ से निकलेंगे, तो इन्होंने मराठों को बुलाया। मराठे ताकतवर थे, वे शिवाजी के वंशज थे, और मराठों को बोले कि हम ना बहुत आपका शुक्रिया करते हैं, और हम आपको कुरुक्षेत्र वाला इलाका थानेसर देंगे। तो मराठों ने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वे मराठे महाराष्ट्र के फ्री में एक प्रॉपर्टी मिल रही है, उपजाऊ, जहां से खूब टैक्स मिलेगा। और कहते हैं 1 साल के अंदर अंदर पूरे हरियाणा पे राज करने लग गए मराठे। फिर बाद में मराठों का युद्ध हुआ था ना 1761 में, यही तो कहानी है वो सारी।
53 में मराठे और मुगल, कमजोर मुगल किसका सहारा ले रहे हैं? मराठों का, इनको बुला रहे हैं। इनकी संयुक्त सेना के नेतृत्व में बल्लभगढ़ पर आक्रमण, क्योंकि बल्लभगढ़ पे जाटों का आधिपत्य था। नवंबर 1753 को इकाबत के अंग रक्षकों ने बल्लभ सिंह का कत्ल कर दिया। बल्लभ सिंह कौन? बल्लभ जाट, बल्लू जाट के साथ ही बल्लभ का पुत्र और दीवान मारे गए। यानी जाटों का जो इलाका था इसमें उनको मार डाला। किसने? इकबाल के अंग रक्षकों ने। अहमद शाह अकीबत खां की इस कारगुजारी से बेहद प्रसन्न हुआ ये, और उसने फरीदाबाद बल्लभगढ़ का सारा क्षेत्र इमाद को सौंप दिया। बल्लभगढ़ को इमाद की नई उपाधि निजामुल मुल्क आसफ शाह के नाम पर निजामगढ़ रख दिया गया। यानी बल्लभगढ़ में जो जाटों का बाहुल्य था उसके ऊपर वार किया है मुगल और मराठों ने मिलकर। ठीक है, अब है मराठों का उद्भव। मराठे कैसे हरियाणा पहुंचे? किसने बुलाए? कमजोर मुगलों ने कहा आ जाओ जी, ये आपका इलाका। एक होता ना अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, सुनिए कहावत, छोटा सा एक हिस्सा मिला और फिर पूरे हरियाणा पे बैठ गए, तो ये मराठे थे। अक्टूबर 1754 को तत्कालीन मुगल शासक आलमगीर, कमजोर आलमगीर ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट हाथ जोड़ के करते हुए हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र उन्हें सौंप दिया अपनी मर्जी से। ले भैया ये तुम्हारा, क्योंकि मैं तो इस लायक हूं नहीं कि मैं राज करूं। आलमगीर ने मराठों को थैंक यू बोलते हुए, सर ये इलाका मैं आपको दे रहा हूं, है मेरा, आप ले लीजिए, ये वाला इलाका कुरुक्षेत्र वाला। तो देखो 54 से देखना जरा, 54-55 कुछ ही महीनों के अंदर मराठे हरियाणा पर काफी हद तक छा गए। अब मराठों ने देखा भैया इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी, खूब टैक्स, खूब यहाँ जमीन में सोना निकलता है, तो कहा ठीक है हम इस लायक हैं कि राज करेंगे, तक छा गए। परंतु इसी समय परिस्थितियों से बाध्य होकर मराठों को हरियाणा से वापस, कुछ कंडीशंस ऐसी हुई उनके वहां, वापस लौटना पड़ा। लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ हमारी पैठ बन सकती है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर कुतुब शाह ने उत्तरी हरियाणा पर अपना अधिकार, अब वो निकले तो ऊपर से एक आदमी आके कि भैया मेरा हरियाणा, तभी तो ये उथल पुथल है। 1755 को करनाल के स्थान पर कुतुब शाह और शाही सेना के बीच यानी मुगलों के साथ एक युद्ध हुआ जिसमें कुतुब शाह जीत गया, उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। फिर 1755 को कुतुब शाह ने सरहिंद पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना पंजाब के सूबेदार अदीना बेग से हुआ। इस युद्ध में कुतुब शाह की हार हुई और अपनी जान बचाकर भाग गया। ये कुतुब शाह इतना हीरो क्यों बन रहा था? क्योंकि मराठे हरियाणा को छोड़ के चले गए थे। फिर ये सोचा मैं सरहिंद भी छीन लूंगा, वहां ये हारा और भाग गया। अप्रैल 1757 में अब्दाली, अब आ गया अहमद शाह अब्दाली, अब हरियाणा पे लूटपाट मचेगी। अब्दाली के हरियाणा क्षेत्र से लौटते ही फिर दोबारा आएगा 61 में, ये दोबारा भी आएगा ना, युद्ध होगा जब, जाट राजा ने बल्लभगढ़ और आसपास के क्षेत्रों पर पुनः अधिकार। तो देखो जाटों को हराया था मुगल और मराठों ने मिलके बल्लभगढ़ वाले इलाके से, फिर मराठों को जाना पड़ गया वापस, तो उस टाइम फिर हरियाणा खाली हो गया। तो ऊपर के इलाके पे एक आदमी आ गया, यहाँ फिर से जाट हावी हो गए। लेकिन अब फिर थोड़े थोड़े सालों में ये सब चेंज होते जाएंगे। अली गौहर का कोई बड़ा रोल नहीं था, सिर्फ मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। अली गौहर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में छोटी सी सेना के साथ गया और फिर हिसार क्षेत्र में घुस गया। मराठा सरदार था विठल शिवदेव, इसके साथ मिलकर इसने फर्रुखनगर के सरदार से युद्ध किया और विजय। फर्रुखनगर जो कि फौजदार खाने बना रखा था। अब्दाली से टक्कर, ये इंपॉर्टेंट है, पानीपत का युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कौन लड़ेंगे? मराठे, सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अब्दाली जीतेगा। और अब्दाली को यहाँ टिकना नहीं है, यहाँ से लूट के धन जीत के वापस चला जाएगा और यहाँ छोटे मोटे से एक आदमी को कहेगा तुम्हारा है ये पूरा हरियाणा दिल्ली। और फिर दिल्ली में फिर वो होता ना गिद्धों की तरह लोग लूट पाट मचाएंगे, कोई वहां से कोई वहां से, कोई जयपुर की तरफ से, कोई राजस्थान की तरफ, कोई हरियाणा कि मैं राजा मैं राजा, फिर हरियाणा का बुरा हाल होगा। तो अब्दाली से टक्कर, पानीपत का युद्ध। 1760 में अहमद शाह अब्दाली काबुल छोड़कर पंजाब की तरफ आया, पंजाब की तरफ, क्योंकि उसको लड़ना है यहाँ। नवंबर 1760 को मराठे और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं ने पानीपत के मैदान में डेरा डाला। अगर आपने मूवी देखी आप इसको ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। नवंबर 1760 से जनवरी 61 तक सदाशिव राव भाऊ, जो मराठों का एक बड़ा लीडर था, और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं में कई छोटी छोटी झड़पें हुई, बड़ा नहीं लड़े अभी ये, अब ये बड़े लड़ेंगे कुछ दिन बाद। 14 जनवरी 1761 की सुबह मराठों ने हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के उद्घोषों के साथ युद्ध का श्री गणेश किया। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, इस युद्ध में ये हार गए मराठे। मराठों की जड़ भी नहीं थे ना यहाँ, ये तो महाराष्ट्र के है तो खैर अब्दाली भी बाहर का, लेकिन उसकी मदद कई इंडियन राजा कर रहे हैं, इसीलिए अब्दाली के वापस लौटते, अब्दाली लूट पाट के इनको हरा के मार के और भाग गया, पैसे से मतलब था इसको। अब फिर से क्या होगा? अब फिर हरियाणा वीरान, कोई संभालने वाला नहीं, मराठे वापस चले जाएंगे, अब्दाली लौट गया, फिर वो गिद्ध कि भैया मेरा हरियाणा
मेरा हरियाणा। तो अब्दाली के वापस लौटते ही पानीपत से नीचे समस्त हरियाणा पर नजीब नाम का एक आदमी था, नजफ नाम का एक आदमी आएगा, नजीब नाम का, छोटे छोटे हैं ये, इन्होंने हरियाणा पे लूट मार मचाई, अधिकार कर लिया। अब सिख भी आएंगे, पंजाब के इलाके के सिख कहेंगे यार अब तो यहाँ तो ना तो कोई मुगल ना कोई यहाँ मराठा, अब्दाली भाग गया, अब हमारा इलाका है, पानीपत से ऊपर का इलाका सिख हड़प लेंगे कि भाई हमारा इलाका, दक्षिण की तरफ का नजफ और ये नवाब जितने हैं ये हड़पेंगे। तो क्या हुआ, नवंबर 1765 में जस्सा सिंह, तारा सिंह, श्याम सिंह आदि के नेतृत्व में सिखों ने पानीपत के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके बड़े नगर को लूटा। अब पानीपत से ऊपर का सारा इलाका पंजाब का हो जाएगा। 1767 के अंतिम दिनों में सिखों ने नजीब के क्षेत्र पर पुनः आक्रमण किया। नजीब पानीपत के नीचे वाले पे था, लेकिन नजीब के आगे बढ़ने पर वो बिना लड़े ही पीछे के, ठीक है भैया पानीपत तक का सिखों का, पानीपत से दिल्ली तक का नजीब का, ठीक है। मार्च 1768 में जस्सा सिंह के नेतृत्व में सिखों ने पानीपत और सोनीपत क्षेत्रों पर फिर से आक्रमण किया। इस बार नजीब हार गया। तो देखो मराठे जब हार के वापस गए और अहमद शाह अब्दाली जब गया तो नजीब ने दिल्ली से पानीपत तक का हिस्सा हड़प लिया, भाई ये मेरा है, ठीक है। सिखों ने पानीपत से ऊपर तक का हिस्सा। अब सिख बार बार कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश में फिर ये सोनीपत तक आ गए और नजीब हार गया। 1770 में सिखों ने नजीबुद्दौला की बीमारी का समाचार सुनते ही फिर से हरियाणा पर आक्रमण किए। बार बार लड़ते रहे आपस में ये। नजीब का बेटा था जाबिद खां, इसने सिखों का विरोध किया लेकिन असफल रहा। अब सिखों के अंदर आएगा। अक्टूबर 1770 को नजीब की मृत्यु हो जाने से सिखों की स्थिति और अच्छी हो गई और 72 तक हरियाणा प्रदेश को वे निरंतर लूटते रहे, यहाँ से सामान लूट के ले जाते रहे। तो सिखों ने देखा कि भैया ये अमीर इलाका है और यहाँ से धन लूटा जाता, पानीपत के निचले हिस्से से भी। अब है जाटों का आगमन। अब जाट जो है वो यहीं के हैं, लगातार कोई उनको लूट रहा है तो वो भी तो फिर सर उठाएंगे ना। तो जाट राजा सूरजमल कहेगा ये इलाका मेरा और कोई आया तो मैं उससे लड़ूंगा। तो जाटों का प्लेटो बनेगा ये पूरा, जो मेन हिसार और रोहतक वाला इलाका है। पानीपत के युद्ध के बाद सिखों की तरह जाट शक्ति का भी उदय हुआ। तो पानीपत के युद्ध के बाद सब ताकतवर तो भाग गए, भाई मुगल लगभग कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, मराठे वापस चले गए, अब्दाली वापस। तो अब दो कम्युनिटी उभरेंगी जो आज हैं, सिख पंजाब वाले और हरियाणा के जाट, ये दोनों उभरेंगे अब। तो इसका भी उदय हुआ। उन्होंने हरियाणा के अधिकांश दक्षिणी भाग पर अधिकार, क्योंकि ऊपर तो सिख थे, तो जो नीचे का ये पानीपत का निचला हिस्सा पहले ये नजीब का था, वो नजीब मर गया, अब जाटों ने अपना ले लिया। जाटों का सबसे प्रतापी राजा सूरजमल हुआ 1755 से 64। तो कितना छोटा सा कार्यकाल है, फिर भी जाटों का प्लेटो है। तो सूरजमल हुआ। ये पानीपत की लड़ाई में सूरजमल का कैरेक्टर जो है कुछ लोगों ने गलत दिखाया था मूवी में, तभी लोगों ने चलने नहीं दी। पानीपत के युद्ध के 3 महीने बाद ही सूरजमल ने हरियाणा को अपने अधीन करने का प्रयास किया और उसने बड़ी सुगमता से मेवात, झज्जर और रोहतक के काफी बड़े क्षेत्र पर जाट राज्य का विस्तार कर दिया। तो सोचो पानीपत के ऊपर तो सिख थे, नीचे का हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा जाटों ने ले लिया पूरा। भाई हम यहाँ के राजा इसलिए बन गए क्योंकि हमारा ही तो बाहुल्य था, तो इस टेरिटरी का मालिक हम खुद ही बन गए जब कोई हमारे आसपास नहीं था। सूरजमल ने हरियाणा का ये राज्य अपने लंगड़े पुत्र जवाहर सिंह को सौंप दिया। अब ये जवाहर सिंह ही तो शीतला माता का मंदिर बनवाएगा। ये जवाहर सिंह कौन है? शीतला माता का मंदिर। तो देख लो शीतला माता का मंदिर, मेवात तब गुड़गांव का इलाका एक ही तो था, मेवात की ही सरकार में गुड़गांव भी आता था। तो ये इसी कारण से जवाहर सिंह ने शीतला माता का मंदिर बनवाया था। जवाहर सिंह ने दिसंबर 63 में फर्रुख नगर जो कि फौजदार खान है, तो मुस्लिम वाले इलाके में फर्रुख नगर पर पुनः चढ़ाई की और सूरजमल की सहायता से, अपने पिताजी की सहायता से 63 को किला जीत लिया। तो फर्रुख नगर यानी गुड़गांव का इलाका। दिसंबर 1764 को हिंडन नदी जो कि यूपी में बहती है के पास से गुजरते वक्त किसी ने सूरजमल की हत्या कर दी और इसके साथ जाट राज्य का सूर्यास्त हो गया। तो जाटों में 2 ही बड़े नाम हैं, एक सूरजमल और एक जवाहर सिंह। सूरजमल ने अपने बेटे को रियासत दी थी, ये साउथ की सारी रियासत, और इसने ही वो मंदिर बनवाया शीतला माता का। बाद में किसी ने जाट राजा सूरजमल का मर्डर कर दिया हिंडन नदी के पास से गुजरते वक्त, ठीक है। अब नजीब का आक्रमण। अब नजीब जो आप पढ़ चुके वही नजीब है ये। सूरजमल की मृत्यु के पश्चात 63 में नजीब का पहला आक्रमण सोनीपत पर हुआ। अब नजीब क्या सोच रहा है कि जाटों के इस इलाके को मैं ऐंठ लूं। भाई सब अपना अपना टाइम देखते हैं ना, अब वो मर गया सूरजमल तो जाटों की रियासत खाली है, अब इसको मैं लूट लेता हूँ। तो सोनीपत पे अटैक कर दिया। नजीब ने दिल्ली से लगभग 16 मील की दूरी पर स्थित बवाना, ये बवाना है ना नरेला के पास, बवाना एक ही है, नामक गांव को शुरुआती मुकाबले के लिए चुना। तो बोला अब जाटों का राजा मर गया, अब मैं यहाँ का लीडर, तो लड़ लो जिसको लड़ना है। बवाना में हुए नरसंहार से उत्तरी हरियाणा में आतंक फैल गया और उस मार काट में फिर हरियाणा के लोग थोड़ा सा एक डर का माहौल किया, पता नहीं
नहीं कैसा राजा बनेगा, क्या करेगा। अक्टूबर 65 को बवाना के बाद नजीब पश्चिमी हरियाणा में प्रवेश किया, एक डर बैठा के, फिर पश्चिमी हरियाणा, पश्चिम मतलब झज्जर साइड वाला इलाका। नजीब ने हिसार में अपने पुत्र जाबिद खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हिसार तो बड़ी रियासत थी और हरियाणा का सारा प्रदेश उसे सौंप दिया। समझे, जाटों के राजा के मरने के बाद नजीब ने पहले बवाना में लड़ा, नरसंहार, लोगों को मारा जिसने विरोध किया, फिर हिसार। तो ये पूरा हरियाणा का निचली बेल्ट अब किसके पास है? नजीब के बेटे जाबिद खां के पास। ये छोटे छोटे राजा हैं। अक्टूबर 1770 को नजीबाबाद में नजीब की मृत्यु, अब ये भी मर गया, जैसे सूरजमल मर गए ना, ऐसे ये भी मर गया। अब 1770 से 1803 का काल, अब ये बड़े बड़े कई मर गए, ना जाटों का कोई बड़ा आदमी बचा है, ना ही नजीब, ना उसका ज्यादा कोई बड़ा काम धाम। तो अब क्या हुआ, अक्टूबर 73 को बरसाना नामक स्थान पर नजफ, अब नजफगढ़ जो शहर है वो इसी के नाम का बसा हुआ, ये दिल्ली हरियाणा पे राज करेगा। और नवल सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें नवल सिंह की पराजय हुई, नजफ जीत गया। मिर्जा नजफ मुस्लिम है, ने अपने अधिकार क्षेत्र में आए दक्षिणी हरियाणा, ये सोनीपत वगैरह सब दिल्ली तक के इसके हो गए, की व्यवस्था के लिए मिर्जा नजफ कुली खां को नियुक्त किया। 1779 के अंत में नजफ कुली ने दिल्ली से कानौड़ के शासक बलवंत सिंह के विरुद्ध कूच किया। कानौड़ मतलब आपका ये क्या बोलते हैं इसको, महेंद्रगढ़। मिर्जा नजफ ने उत्तरी हरियाणा को अपने अधीन करने के लिए जाबिद खां उसका बेटा जो भी आप पढ़ रहे थे, और शफी को तैनात किया। 1781 में गजपत की सहायता से सिखों और मिर्जा नजफ के बीच एक संधि हो गई। तो सिखों जो कि पानीपत के ऊपर वाले थे, और नजफ जो कि सोनीपत और ये दिल्ली तक के एरिया का मालिक था, इनके बीच संधि हुई। संधि के अनुसार सिखों को अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल का स्वामी मान लिया, भाई तुम हो ऊपर वाले, लड़ना नहीं है। और सिख इसके बदले में शाही सेना में भर्ती होंगे और कठिनाई के समय शाही सेना की सहायता करेंगे। सिख मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो मुगलों ने कह दिया भाई तुम हमारे ऊपर अटैक मत करना, इससे ऊपर का सारा इलाका तुम्हारा, ठीक है। इसके बदले में शाही सेना, शाही मतलब मुगलों की सेना की सहायता करेंगे। सिख मुगल क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बदले में उन्हें पानीपत से दिल्ली तक के प्रदेश से राखी वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। भाई कुछ एरिया का टैक्स तुम ले लोगे, बाकी हमारे साथ मदद करना हमारी, ठीक है। अब 1782 को मिर्जा नजफ खां की मृत्यु हो गई, तो जो नजफ था वो भी मर गया। अब ये सारे धीरे धीरे सारे, नजफ भी गया, नजीब भी गया, जामिल भी गया, सब चले गए। महादजी सिंधिया, अब फिर से हरियाणा खाली, अब फिर मराठे आएंगे, और मराठे जब यहाँ आएंगे तो अंग्रेज भी एक्टिव हैं इस टाइम पर, 1700 के आसपास अंग्रेज भी तो एक्टिव हैं। अंग्रेज मराठों को हरा देंगे आंग्ल मराठा युद्ध में, और फिर उनसे साइन करवाएंगे और लिखवाएंगे सुरजी अर्जन गांव में कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी हरियाणा की है ना, अब के बाद वो अंग्रेजों की प्रॉपर्टी है। वही है ये महादजी सिंधिया। 1789 के अंत में महादजी ने जनरल अंबाजी इंगले को अंबाला, करनाल और जींद में सिख सरदारों पर आक्रमण के लिए भेज दिया, जाओ भाई सिखों को आक्रमण करो, क्योंकि सिख ऊपर के हिस्से में थे। नवंबर 1789 में सिंधिया ने होलकर से एक समझौता किया और उसे मेवात और पानीपत का अधिकार सौंप दिया। 1794 में महादजी सिंधिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका डेथ हो गई और उनका उत्तराधिकारी भतीजा दौलत राव सिंधिया, इसने संधि की थी, दौलत राव ने, सुरजी अंजन गांव की संधि। 1803, वही जो मैंने आपको कई दिन से पहले पढ़ाया था, 1803 में दौलत राव सिंधिया ने आंग्ल मराठा युद्ध में हारने के बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि के अनुसार हरियाणा अंग्रेजों को सौंप दिया। तो मराठों के पास देखा कैसे आया हरियाणा, क्योंकि जाटों का राजा मर गया, नजीब मर गया, कोई था ही नहीं ताकतवर, सिख ऊपर बैठे रहे, तो फिर उन्होंने अपना आदमी भेजा और फिर वहां पे उन्होंने काम धाम शुरू किया। लेकिन फिर जब अंग्रेजों ने उनको हराया तो अंग्रेजों ने साइन करवाया कि अब के बाद सुरजी अंजन गांव में कि अब के बाद हरियाणा हमारा, और फिर हरियाणा उनको मिल गया 1803 के बाद। एक आदमी है जॉर्ज थॉमस और हरियाणा राज्य। जॉर्ज थॉमस एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और वैसे तो ये लूट मार करता था, एक मतलब अनपढ़ टाइप का आदमी था, विदेश में था, आयरलैंड में किसी पानी के जहाज में चोरी छिपे बैठ के मद्रास आ गया इंडिया, और इंडिया में आके देखो वो चोरी चकारी करने वाला बेवकूफ टाइप का आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इंडिया में हीरो बन गया, और हरियाणा में उसने अपना राज चलाया और हांसी को अपनी राजधानी बनाया, और एक टकसाल बनाई जिसमें सिक्के बनते थे, और अपने सिक्के चलवाए और नाम दिया सिक्काए साहिब, कि मैं साहिब हूँ। एक चोर उचक्का जिसका कोई नामो निशान नहीं था देश में, कैसे चोरी छिपे पानी के जहाज में आता है। बेगम समरू जो मेरठ की शासिका है, उनकी सेना में भर्ती हो गया, मराठों का फेवरेट बन गया। मराठों ने कह दिया भाई यार हम तो वहां नहीं जाके टैक्स वसूल कर सकते, तू चला जा मेवात के आसपास का टैक्स इकट्ठा कर। टैक्स इकट्ठे करते करते पैसे इकट्ठे होते रहे, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती रही, 1200 गांव अपने कब्जे में कर लिए, और फिर हांसी में अपनी राजधानी बना के बोला मैं यहाँ का राजा हूँ, और फिर कई साल इसने राज किया। वो तो इसकी लड़ाई हुई फिर फ्रांसीसियों के साथ,
क्योंकि उस टाइम इंडिया पर फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये पुर्तगाली सब लड़ रहे थे। फ्रांसीसियों का पैरो एक आदमी था, उसने इसको हराया और फिर उसको पकड़ के बंगाल भेज दिया। वहीं अगले साल इसकी डेथ हो गई। तो कैसे एक विदेशी जिसका कोई अता पता नहीं था, वो कैसे यहाँ राजा बन के बैठ गया। और आज तक उसकी कोठी है जहाज कोठी, ये जॉर्ज इसकी कोठी है। लोगों को बोलना नहीं आता तो जॉर्ज को लोग जहाज बोलते थे। जॉर्ज थॉमस। और हरियाणा, आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस, हरियाणा में जहाज साहिब के नाम से जाना जाता है। 1787 में मेरठ की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हुआ और बेगम की बेटी से विवाह कर लिया। कितना चालाक आदमी था। 1793 में जॉर्ज थॉमस ने मराठा सिंधिया सूबेदार अप्पा खांडेराव के अधीन नौकरी करने लगा। पहले उनकी बेटी से शादी, फिर मराठों के अंडर काम करने लगा। उसे मेवात के प्रांत की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, भाई जा तू मेवात संभाल ले। एक सेना की स्थापना की और मेवात के विद्रोही किसानों ने बलपूर्वक भूमि कर किसानों से इसने टैक्स वसूला। जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना का वेतन देने के लिए बेगम समरू की जागीर, गुड़गांव और बादशाहपुर के गांवों को और बहादुरगढ़ और झज्जर को भी लूटा। तो इसकी हिम्मत बढ़ गई। मेवात में भेजा था उन्होंने, फिर धीरे धीरे इसने आसपास के गांवों को लूटना शुरू किया। 1200 गांव इसने अपने अंडर ले लिए। थॉमस ने मेवात के फिसादी कृषकों से बलपूर्वक भूमि पर वसूल किया, भूमि कर कर होना चाहिए। 1794 में जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ झज्जर लूटे क्योंकि पैसा था यहाँ। थॉमस ने रेवाड़ी, दिल्ली, करनाल के जिलों के पश्चिमी और पटियाला के दक्षिण के प्रदेश को अपनी रियासत बना लिया, ये सारा इलाका मध्य का, और हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। तो कौन सी राजधानी बना के, एक आदमी जिसको कोई जानता पहचानता नहीं, चोर था, आके यहाँ पहले बेगम समरू मेरठ की शासिका की सेना में भर्ती हुआ, उनकी बेटी से शादी की, फिर मराठों का यहाँ चलता था सिक्का तो मराठों की सेना में भर्ती हो गया। मराठों ने कहा जा भैया तू अच्छा समझदार आदमी है, मेवात के लोगों से टैक्स वसूल कर। मेवात आया और फिर देखा अच्छा कैसे काम बढ़ा सकता हूँ, यहीं के इलाकों को लूटने लग गया, अपनी पर्सनल सेना बना ली। टेरिटरी बढ़ाते 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 हांसी के दुर्ग में बोला मेरा ही एरिया है ये, और फिर वहां का राजा बन के बैठ गया। ठीक है। तो थॉमस ने रेवाड़ी, दिल्ली, करनाल के जिलों के पश्चिमी और पटियाला, सोचो कहाँ का हिस्सा, इसका पंजाब का, दक्षिणी प्रदेश को रियासत बना लिया। हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। ये तो बहुत पहले का बना हुआ दुर्ग है ना। हांसी का दुर्ग तो कभी चौहानों के टाइम में, पृथ्वीराज चौहान के टाइम में बना हुआ था। बनी बनाई प्रॉपर्टी में बैठ गया जाके। थॉमस ने हांसी में एक टकसाल, टकसाल जिसमें सिक्के बनते हैं, अपना सिक्का चलाएगा भी है, टकसाल हांसी, क्योंकि राजधानी हांसी थी, स्थापित की, जहां उसके नाम के सिक्के ढलते थे। तो सोचो एक आयरलैंड के चोर उचक्के आदमी का सिक्का हांसी में राजधानी बना के, और सोचो कैसा जीवन जी रहा है, सोचता होगा अच्छा एरिया है कि मैं भी राजा बन गया। तो यहाँ टकसाल बना ली अपनी राजधानी में। थॉमस द्वारा जारी सिक्कों को सिक्काए साहिब, अब हम क्या बोलते हैं इसको, जहाज साहिब। हमें तो जॉर्ज बोलना नहीं आता, हमारे भाई पूर्वज ही तो थे, तो जहाज साहिब, चोर आदमी यहाँ साहिब बन गया, तो सिक्काए साहिब इसका सिक्का कहा जाता था। 1798 में थॉमस ने जींद के राजा भाग सिंह पर आक्रमण कर जींद पर अपना अधिकार कर लिया। हिम्मत देखो, यहाँ के राजाओं को भी हरा रहा है। पटियाला के राजा साहिब सिंह की बहन बीबी साहिब कौर ने जींद पर आक्रमण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप थॉमस को जींद से हटना पड़ा। पटियाला के जो राजा थे उनकी बहन ने अटैक कर दिया सेना लेके, फिर जींद छोड़ा, तो जींद को भी इसने हड़प लिया था। जनवरी 1800 में थॉमस ने पटियाला पर वापस पटियाला पे आक्रमण करके लूटपाट की। इसके बाद सिरसा पर आक्रमण किया जिसमें थॉमस विजयी हुआ। नारनौंद का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। 1799 में सिखों और हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच, हांसी और जींद के बीच में स्थित नारनौंद गांव के निकट इसका युद्ध हुआ। तो नारनौंद का युद्ध किस किस के बीच है, इसके हांसी का जो राजा था जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच है। हरियाणा में भूमि बंदोबस्त और भूमि कर का इतिहास। भूमि बंदोबस्त मैंने क्या बताया, बासानी, कौन सी भूमि, बारिश पर निर्भर, कोई टैक्स नहीं लगता, टोडरमल की व्यवस्था थी ये, वही चीजें हैं। हरियाणा में खेती के रकबे और उसके राजस्व तय करने की सबसे पहली शुरुआत अकबर के काल में राजा टोडरमल ने दहशाला टैक्सेशन सिस्टम पद्धति द्वारा की गई। ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को बारानी या सिंचाई वाली जमीन को चाही, इससे पैसा निकालते थे, कुओं से सिंचित इसको कहा जाता था। अंग्रेजी शासन के अधीन किसानों से उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में, जबकि देशी रियासतों के अधीन किसानों से नवाब 1/4 भाग भूमि कर के रूप में इनसे ऐंठते थे। ठीक है। अंग्रेज शासित इलाकों में अनावृष्टि, अगर बारिश नहीं हुई या अकाल पड़ गया तो भूमि कर को माफ भी कर देते थे, कभी कभी कुछ या संपूर्ण भूमि कर भी माफ कर देते थे। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहां बारानी वर्षा पर आधारित खेती के लिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया गया। ये सब मैंने पढ़ा दिया पहले। नहर सिंचित क्षेत्रों में किसानों से प्रत्येक 6 महीने बाद भूमि कर लिया जाता था, चाही बोलते थे ना इस कर को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सतनामियों का विद्रोह। सतनामी मैंने क्या बताया, औरंगजेब 5000 सतनामी मरवा दिए थे औरंगजेब ने, सतनामी नारनौल के पास।
ये विद्रोह मुगल बादशाह औरंगजेब के समय नारनौल में 1672 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। जाटों ने भी साथ दिया था लेकिन फिर भी मारे गए थे। 1669 में औरंगजेब के खिलाफ जाटों का विद्रोह भी हुआ। जाटों का सूरजमल प्लेटो था। सतनामी पंच के शासक वीरभान, तो सतनामी विद्रोह में 5000 आदमी मारे गए, जिनका लीडर था वीरभान। नारनौल था जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो सतनामी जो है ना विद्रोह, बहुत बड़ा विद्रोह है। नारनौल में इनका लीडर था वीरभान। जाटों का विद्रोह, दो आदमी थे, चूड़ामन और उनका भतीजा। ये भी जाटों, एक तो जाट पुराने वाले पढ़ रहे थे हम, अब चूड़ामन और उनका भतीजा। 1680 में राजा राम और उनका भतीजे चूड़ामन भतीजे थे राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का मुख्य केंद्र सौंधी और सरसरी था। ये सिंसरी भी लिखा होता है, राजस्थान का इलाका। उनके नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली और आगरा के बीच पलवल, मेवात आदि क्षेत्रों पर अधिकार, लेकिन बहुत छोटा अधिकार था। तिलपत का पहला युद्ध हुआ। ये युद्ध गोकुला लिखा है ना, गोकुल जाट था ये, गोकुल जाट और औरंगजेब के बीच हुआ। गोकुल जाट हार गया। तो तिलपत का युद्ध पूछ लेंगे तो औरंगजेब और गोकुल जाट, गोकुल इसमें हार गया, ठीक है, लोकल लीडर था। तिलपत का दूसरा युद्ध नजीबुद्दौला जो हम पढ़ रहे थे लड़ता था, और जाट राजा जवाहर सिंह जो हमने पढ़ा सूरजमल का बेटा, इनमें हुआ। निजामुद्दौला की हार हुई। नजीबुद्दौला तो ये अभी भी पढ़ के आए आप ये सब। मराठे भी आपने पढ़ लिया, आप इसको समझ पाएंगे। 1756-57 तक हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया। ये किसने बुलाए थे? आलमगीर ने। कमजोर था कि लीजिए भाई साहब ये थानेसर आपका, एक साल के अंदर सारा हरियाणा इनका। अब्दाली वापस आते समय अंबाला जींद जब गया यहाँ से वापस, तो अंबाला जींद करनाल कुरुक्षेत्र को सरहिंद के गवर्नर जॉन खां को सौंप के चलता बना। उसको क्या, लड़ो मरो, अधूरा हिस्सा मुगलों के अंतर्गत। तो इसके ऊपर फिर सिख भी लड़ेंगे, फिर ये नजीब भी आएगा, नजफ भी आएगा, मुगल भी आएंगे, तभी तो लूटपाट करेंगे। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी और युग का मोत्री कहा जाता है। तो दुर्रे दुरानी कौन था? ये अहमद शाह अब्दाली। बंदा बैरागी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, 11वें गुरु कुछ लोग कहते हैं, वैसे कहते हैं उनका लीडर था ये। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, सब कुछ बता दिया। जन्म राजौरी गांव कश्मीर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने लक्ष्मण देव का नाम बंदा बहादुर रखा। बंदा बहादुर ने यमुनानगर के लोहागढ़, बहुत इंपॉर्टेंट, लोहागढ़ एक ही है यमुनानगर का, इसको अपनी राजधानी बनाया। मुगलों के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्व में बंदा बैरागी ने सोनीपत को अपना हेडक्वार्टर बनाया, सेहरी खांडा। वैसे राजधानी थी लोहागढ़ या लोहगढ़, लेकिन अगर कहें मुगलों के विरुद्ध तो फिर सेहरी खांडा में। किशोरी महल का निर्माण सूरजमल आप जानते हैं, जाटों का प्लेटू, जाट राजा सूरजमल, इसकी पत्नी थी किशोरी नाम था, उसके लिए बनवाया। तो सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी के लिए किशोरी महल कहाँ बनवाया? पलवल में। किशोरी महल है पलवल, होडल पलवल में। किशोरी किसकी पत्नी का नाम है? जाट राजा सूरजमल की पत्नी, जिसका बेटा था जवाहर सिंह, जिसने ये सोनीपत का ये गुड़गांव का शीतला माता का मंदिर बनवाया। बाद में महादजी सिंधियाओं ने तो दिया था ना हरियाणा, किसके हाथ में? ये मराठों के तो थे, सिंधिया होलकर सब मराठे थे। सिंधिया ने मराठों को पुनर्जीवित किया और 1789 में दोबारा हरियाणा पर अधिकार किया, लेकिन 1789 से 1803 में वापस सुरजी अंजन गांव में छीन लिया अंग्रेजों ने। कुंजपुरा का नवाब, कुंजपुरा करनाल वाला इलाका, यहाँ का नवाब था निजाबत खां। अहमद शाह अब्दाली का समर्थक था, तो मराठों ने इसका वध कर दिया, क्योंकि अब्दाली और मराठे तो आपस में लड़ेंगे। नजीबुद्दौला द्वारा हरियाणा पर अधिकार, नजीबुद्दौला मैंने आपको पढ़ा दिया है, वही आदमी है ये, सेम बातें रिपीट कर रखी है, क्योंकि टफ है ना तो बार बार पढ़ने से याद होंगी। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली राज्य रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया, सौंप के जाता रहा। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इस दौरान सिखों ने ऊपर की टेरिटरी ली थी ना, सरहिंद के सरदार को हराया, और सूरजमल ने इसने साउथ का मेवात, झज्जर, रोहतक के क्षेत्रों पर अधिकार। तो उसके जाने के बाद जाट और सिख दो पनप रहे थे, सिख वाले ऊपर और जाट नीचे, तो वही टॉपिक है ये। सूरजमल ने क्षेत्र को अपने उत्तराधिकारी जवाहर सिंह को सौंप दिया, जो आप पढ़ के आए हैं। और 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका बेटा जाबित खां को हिसार का उत्तराधिकारी बनाया गया। इसी दौरान जींद के राजा गजपत सिंह, जींद बसाया था गजपत ने, इन्होंने सिखों और नजफ खां के मध्य संधि करा दी। नजफ खां दक्षिणी हरियाणा पे राज कर रहा था, सिखों का राज था उत्तरी हरियाणा पे, और जो ये बीच में आए थे जाट, ये भी मध्य और दक्षिणी हरियाणा में, ठीक है। जॉर्ज थॉमस भी रिपीट कर दिया, बहुत बार आता है, वही आदमी है। इसका ये जहाज जिसको बोलते हैं, जहाज कोठी, सिक्का ए साहिब, टकसाल, हांसी, 1200 गांव लूट लिए जिसने, बना लिए अपने। इसका जन्म आयरलैंड में हुआ 1756 में। सिक्का ए साहिब और सीकटे साहिब की उपाधि दी गई। पहले जॉर्ज 82 में भारत के मद्रास पहुंचा था, जहाज में चिपके बैठ के। जॉर्ज थॉमस को मिलने वाली पहली रियासत टप्पल थी, सबसे पहले इसको मिली टप्पल, तो फिर टप्पल के बाद इसकी हिम्मत बढ़ती गई। 1793 में मेवात क्षेत्र के मराठा सूबेदार थे, उन्होंने थॉमस को मेवात संभालने का अधिकार दिया, ले भाई तू मेवात से पैसा इकट्ठा कर।
और इसके काम से खुश होकर मराठा सूबेदार ने झज्जर और पटौदी के कुछ गांव भी दे दिए, ये भी तेरे। धीरे धीरे इसने क्या किया, रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत, भिवानी आदि के गांवों को मिला लिया। अब उसके पास 1200 गांव हो गए। तब उसने अपनी राजधानी हांसी को बना लिया और वहां टकसाल की स्थापना की। इस टकसाल में उसके नाम के सिक्के ढाले जाते थे, जिन्हें सिक्का ए साहिब कहा जाता था। फिर है बेरी की पहली लड़ाई। ये लड़ाई जाटों और जॉर्ज थॉमस के बीच हुई, जिसमें जॉर्ज थॉमस को जीत प्राप्त हुई। तो जाटों ने जॉर्ज थॉमस से लड़ाई हुई, बेरी झज्जर वाला इलाका है ना। फिर है बेरी की दूसरी लड़ाई कुछ ही दिन सालों बाद। ये लड़ाई जॉर्ज थॉमस और सिखों और मराठों की संयुक्त सेना के बीच हुई, जिसमें जॉर्ज थॉमस की हार हुई। अब इस जॉर्ज थॉमस से फ्रांसीसी भी चिढ़ते हैं, अंग्रेज भी चिढ़ते हैं और यहाँ के लोकल लोग भी चिढ़ते हैं। झज्जर के पास 1801, अब ये पकड़ा जाएगा, में फ्रांसीसी सेनापति पैरो के साथ इसकी लड़ाई हुई। जॉर्ज ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1802 को पश्चिम बंगाल में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई। इसको कैदी बना दिया, वहां ये मर गया। 1803 में जब हरियाणा गया था, किसके हाथ से, मराठों के हाथ से, मराठा शासक दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अंजन, ये बार बार बताया जा रहा है आपको, गांव की संधि हुई, जिसके तहत हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गया। भांडावास का युद्ध रेवाड़ी में शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक था, और उसके विद्रोही वजीर नजफ कुली खां के बीच हुआ। जॉर्ज थॉमस शाह आलम द्वितीय की जान बचाकर समरू बेगम का, समरू बेगम मेरठ की शासिका जिसकी बेटी से शादी की थी जॉर्ज थॉमस ने, वही लड़ाई है भांडावास का। नारनौंद का युद्ध सिखों और हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ। तो ये थॉमस की लड़ाइयां चल रही हैं। ये कौन कौन सी, भांडावास में भी ये था, नारनौंद में भी था, सिखों और जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ। जॉर्ज थॉमस जीत गया। फिर किससे हारा, पैरो से, फ्रांसीसी से। काहनौर का विद्रोह था, रांगड़ किसानों और हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस, तो किसानों के साथ भी लड़ा। तो ये ऐसी कहावत लिखी थी। मुगलों के पतन के समय हुए युद्ध, अब मुगल खत्म हो रहे हैं, लास्ट आ गया मुगल का, तो इनके समय में छोटे छोटे युद्ध हुए। चंदा गांव का युद्ध हुआ, तो इसमें हसन खां भट्टी और पटियाला के राजा के बीच फतेहाबाद में हुआ, हसन खां भट्टी की पराजय हुई। बहुत छोटे युद्ध हैं ये। बेरारान का युद्ध हुआ, भट्टियों और पटियाला के राजा के बीच हुआ, पटियाला का राजा जीत गया। फिर नारनौल, भिवानी, रोहतक क्षेत्र में विद्रोह हुआ, मुगल बादशाह के मीर बख्शी और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ये छोटे युद्ध हैं, ठीक है। इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना, जैसे आप कोई पूछ ले चंदा गांव का तुमने सुना है, चंदा गांव का युद्ध हुआ था, बेरारान का युद्ध हुआ था, नारनौल, भिवानी, रोहतक क्षेत्र में विद्रोह, और इसके साथ ये छोटे मोटे युद्धों के साथ ये सब खत्म हो गया, क्योंकि अब इंडिया में ये दिल्ली में और इस पूरे इलाके में कोई ताकतवर राजा नहीं बचा। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन बनने की उम्मीद है ना, वो आपके क्वेश्चन बनेंगे या तो बंदा बैरागी के ऊपर बन सकता है, या आयरलैंड का जो ये भगोड़ा वहां से एक चोर टाइप का आदमी आया था, इसके ऊपर बन सकता है, या फिर अहमद शाह अब्दाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई। अकबर के टाइम में आपके राज्य में क्या कुछ हुआ, क्योंकि उसका राज्याभिषेक भी आपके राज्य में हुआ, उसकी लड़ाई की जो शुरुआत हुई वो भी आपके राज्य में, और उसने कई सारी टोडरमल की व्यवस्था आपके यहाँ थी। तो बारानी या बासानी जो लिखा मिल जाए चाही, टैक्स के प्रकार, अंग्रेजी सेना 1/6 लेती थी हमसे टैक्स, और हमारे देसी राजा 1/4। तो ये सब चीजें दोबारा से पढ़ोगे ना तब याद होंगी। कॉम्प्लेक्स है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऐसे नहीं होती कि एक दिन में सोचूं मैं मुझे आ गया, ये नाम बार बार पढ़ने पड़ते हैं। छोटे छोटे युद्ध हुए, नारनौंद का युद्ध, करनाल का युद्ध, पानीपत की लड़ाइयां, तराइन के युद्ध, करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1739 में अहमद शाह अब्दाली, और दिल्ली में कौन था वो, मोहम्मद शाह रंगीला। इसमें अहमद शाह अब्दाली क्या क्या लूट के ले गया, दिल्ली से तख्ते ताउस, या जिसको आप कहते हैं वो मयूर सिंहासन, और कोहिनूर हीरा। इसके बाद लगातार दिल्ली वो तो चला गया, यहाँ लड़ने के लिए छोड़ गया। फिर कभी जाट लड़ रहे हैं यहाँ, कभी यहाँ पे जो है ये अपना ये क्या नाम है इसका, नजीब लड़ रहा है, कभी सिखों की कम्युनिटी लड़ रही है, क्योंकि कोई है ही नहीं हरियाणा संभालने वाला उस दौर में। फिर जाटों के राजा सूरजमल को हमने देखा, फिर सूरजमल का बेटा जवाहर सिंह हुआ, लेकिन जाट राजा सूरजमल का मर्डर हो गया तो जाटों की रियासत भी चली गई। फिर उस टाइम में फौजदार खां फर्रुख सियर, ये फौजदार खां फर्रुख नगर की स्थापना करता है। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी, मुगल भी, मराठे भी, आपके लोकल लीडर्स भी। इसलिए कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी कोई किसी से। फाइनली आपके राज्य पर जो लास्ट अधिकार था वो मराठों का था, और सिंधिया परिवार, होलकर परिवार हमने पढ़ा, 1803 में उन्होंने साइन कर दिए कि अब के बाद हरियाणा किसका हिस्सा है, हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो हार गए आंग्ल मराठा युद्ध में, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में। उन्होंने हरियाणा को किसके सुपुर्द कर दिया, अंग्रेजों। उसके बाद हमने फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए, और उन्हीं विद्रोहों को फिर 57 की क्रांति में हम अच्छी तरह पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, ये
ये जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करा दो टॉपिक, मैं सब कराऊंगी, चिंता मत करो, सब कुछ करा दूंगी जो बच गया। नेशनल हाईवेज में करा दूंगी, पॉपुलेशन भी करा दूंगी, सब कुछ करा दूंगी। आपका मेन हिस्सा मैंने पढ़ा दिया जो बहुत टफ था, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है समझने में। कहानी की तरह अगर समझा होगा आपने तो ये आसान है। आज मैंने अब लगभग 1.5 घंटा मुझे अब हो गया, और दोपहर में मैंने पढ़ाया था, यानी मान लीजिए आप लगभग लगभग ये 2.5-3 घंटे की है एक हिस्ट्री का पार्ट मध्यकाल का। इनको कम से कम 2-2 बार तो पढ़ना सुनना चाहिए, और फिर लगातार किताब को 2-3 दिन तक पढ़ना चाहिए इन चैप्टर्स को, तब ये याद होंगे। एक दिन में याद होने की चीज नहीं है ये। हिस्ट्री थोड़ी सी टफ है, ठीक है, लेकिन अगर समझोगे, जैसे आज बोला है मैंने, आज तुमने सुना, एक बार फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के सुन लेना, फिर किताब से पढ़ लेना, फिर किताब को 3-4 बार पढ़ना, फिर आसान दिखेगी, ठीक है। अब हमारा हिस्ट्री का सिर्फ एक पोर्शन बच गया, मध्यकाल हो गया, आधुनिक हो गया, सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा बच गया, उसको पढ़ा दूंगी। उसके बाद हिस्ट्री का पूरे टॉपिक्स हमें क्लियर होंगे। मैंने बहुत ज्यादा हिस्सा तुम्हें पढ़ा दिया। छोटे टॉपिक्स जो मैंने दोपहर में भी कहा था, नेशनल हाईवे का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कुछ आंकड़े रहते हैं, बाकी लगभग कंप्लीशन पर आ गया हमारा सिलेबस, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कैसे कवर करें? तुम्हारे पास सारी क्लासेस हैं, रोज 2 क्लास देखो, वो चैप्टर किताब से करो, फिर अगली क्लास 2 देखो, फिर चैप्टर किताब से करो, फिर 2 देखो, किताब से करो। 100+ क्लासेस हैं हिस्ट्री की, और 50 क्लासेस हैं पॉलिटिकल साइंस की। जीके में जैसे अनलिमिटेड होती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि आप कभी चीज खत्म हो, लेकिन एक होता है कि भाई इतना सिलेबस तो करना ही करना है, उतना आपको करना पड़ेगा। हिस्ट्री और पोल साइंस मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है। ऐप पे जो लोग हैं, 2-2 के रोज का टारगेट बना लो, मार्च तक सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए जो हरियाणा वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम्स 100% होने की उम्मीद है। मई में आपका ना HBSC के पेपर हैं, CBSE के और HBSC के, इसलिए आपका मई में तो एग्जाम उससे पहले पहले लेके दूर करेंगे। और अब हरियाणा सरकार पेपर ले भी रही है, तो आपका मार्च में एग्जाम हो तो आप ये मान के चलो आपके हाथ में 2-2.25 महीने हैं। रोज का टारगेट बनाओ, 2-2 क्लासेस देखने का और फिर उनको कवर करने का, रोज 2 क्लासेस। टाइम देना पड़ेगा, यहाँ मेरे बार बार पढ़ाने से नहीं आएंगी चीजें। मैंने एक बार पढ़ा दिया, ऐसा ही दूसरी बार पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा बेहतर है एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, अब सेल्फ से पढ़ो, अब किताब उठाओ। अब ये नजीब, ये जवाहर सिंह, ये जितने भी हैं सिख राजे, सब पढ़ने से याद होते हैं, बार बार पढ़ने से। किताब उठाओ, मेन चीजों को अंडरलाइन करो, फिर 4-4, 5-5 बार दिन में, रात में, फिर दिन में, रात में, 3-4 दिन देखो, फिर देखना आगे से आगे तुम्हें याद होगा कि पटियाला से कौन अटैक कर रहा था, और ये जो है आयरलैंड से कौन आया था, इसने कहाँ टकसाल बनाई, क्या राजधानी बनाई, कितने गांव लूटे, पहली जागीर इसको कौन सी मिली, किसकी सेना में ये शामिल हुआ, किसका ये विश्वास पात्र बना। ये पढ़ पढ़ के याद होते हैं, ऐसे ही याद नहीं होते, ठीक है। चलिए, अब मेरी मम्मी कंपैरेटिवली ठीक हैं। अब कोई पूछ रहा है कि मम्मी कैसी हैं, तो कंपैरेटिवली ठीक है, उनकी सेहत में सुधार है, पर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स को ना 1-1.5-2 महीना मिलता ही मिलता है, मतलब आराम करने के लिए उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है। फीमेल सुपरवाइजर की क्लास में मुझे कुछ नहीं कराना, मैंने सब करा दिया। CD कराया था, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी क्लासेस जिसको पढ़ना है फीमेल सुपरवाइजर का, आंगनवाड़ी के लिए काम करना है, तो वो बच्चों वाला टॉपिक पढ़ लेना, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। CD की जो क्लासेस है ना, मेरे ख्याल 37-38 क्लास है, उनमें से सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। कोई थ्योरी तो आनी नहीं, पर बच्चे के शरीर से जुड़ी बातें, मिड डे मील और ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। हरियाणा जीके तुम्हारा चल ही रहा है, मेन मेन हिस्सा मैंने बहुत सारा करा दिया। हिंदी जितनी HSSC में आएगी, अगर आउट ऑफ सिलेबस आई तो वो कहीं से पढ़ लो, वो नहीं आनी, जैसे इस बार साहित्य की आ गई। और अगर जनरल आएगी तो मैंने स्वर, संधि, समास, व्यंजन और बेसिक चीजें कराई रखी हैं तुम्हें, बाकी सारी चीजें तुम्हें पढ़ा रखी है, अब तुम्हें पढ़ना है। अब ये मत सोचो कि टीचर दोबारा दोबारा पढ़ाएंगे, टीचर तो एक बार पढ़ाएगा, वैसा ही तुम्हें बार बार पढ़ाएगा। अब तुम्हें खुद उस चीज को अपने दिमाग में रखना है। तभी मैं चाह रही थी कि आपका सिलेबस धीरे धीरे खत्म कराऊं। तो मेरा टारगेट तो वैसे मार्च तक का था, पर कुछ लोगों को ज्यादा ही जल्दी थी, और वो रोज फोन करते थे कि सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। हो गया सिलेबस, जनवरी के एंड तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। हो सकता है उसके भी 4-6 दिन पहले ही निपट जाए। सिलेबस पूरा करना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है चीजों को समझ के दिमाग में बैठाना, क्योंकि पेपर पास सिलेबस पूरा करवाने से बिल्कुल नहीं होगा, तब होगा जब जितना पढ़ा है वो आपने समझा भी हो, ठीक है। चलिए, सिलेबस रिपीट बिल्कुल नहीं होगा, कोई पूछ रहा है? अच्छा, आज मैथ्स की क्लास नहीं है, मना कर रहे हैं सर, किसी मीटिंग में है। तो अपना जो है ना फीमेल सुपरवाइजर वाले, जितना कराया है ऐप पे ना, इतना ज्यादा। ऐप की एक पॉजिटिव बात जानते हो क्या है? कि हर टीचर आपके हाथ में है, आपके फोन के अंदर है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो। जो क्लास में पढ़ते हैं ना, उनके लिए टीचर हर टाइम अवेलेबल नहीं है, वो बैठे हैं, सुन रहे हैं, चले गए। अब उनके सामने जल विद्युत परियोजनाएं नहीं है, आपके ऐप में है। आपके ऐप में नदियों का टॉपिक है, सब कुछ दिया हुआ है, जहां अटको देख लो। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि कंपटीशन फील नहीं होता। देखो, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। क्लास का फायदा है
कंपटीशन की फीलिंग रहती है, क्योंकि जब आप 500-600 बच्चों के बीच में बैठे होते हो और आप देख रहे हो यार धड़ाधड़ वहां से आंसर दे रहे हैं बच्चे टीचर के पूछने पे, तो आपको लगता है मुझे भी पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा फर्क रहता है। प्रतिस्पर्धा बहुत बहुत जरूरी होती है। ऐप पे कंपटीशन फील नहीं होता, लेकिन ऐप का फायदा ये है कि आपके आने जाने का टाइम बचता है, आपका किराया बचता है, आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाते हैं। तो नुकसान क्या है? कंपटीशन फील नहीं होता, ये नहीं पता चलता कि तैयारी का लेवल दूसरों का कितना है। हर चीज के फायदे नुकसान हैं। अब सारी चीजें तो आप नहीं कर पाएंगे, तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। ऐप पे ही हमारी एडवांस की क्लासेस भी चल रही हैं, वो पूरा हरियाणा पुलिस को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। उसमें पढ़ लिया करो। अगर हरियाणा पुलिस टारगेट है ना, सुबह उसमें मैं रोज 2 क्लास, जैसे तुम्हारी 2 क्लास लेती हूँ, ऐसे वहां भी 2 क्लासेस हैं। वो पूरा फोकस है हरियाणा पुलिस में हमारे सिलेक्शन सबसे ज्यादा निकले, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐप पे सब चीजें अवेलेबल हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो सिलेक्शन होना नहीं है। चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, हरियाणा जीके है, स्टैटिक जीके है, साइंस है, कुछ भी उठा के पढ़ लो, सब कुछ आपके फोन में टीचर बैठा पढ़ा रहा है। अब लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये भैया जो पढ़ेगा उसकी तो क्लासेस हो ही जाएंगी। हाँ ठीक है, जिसको पढ़ना है, देखिए हर चीज अपने आप में बेस्ट है, ऐसा नहीं है। ऐप भी अपने आप में बेस्ट है, क्लासरूम स्टडी अपने आप में बेस्ट है, सबके अपने फायदे नुकसान है। आप अपनी कंडीशन देखिए क्या आपके लिए बेहतर है। सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती ना। बहुत सारे लोगों के घर में हिसाब किताब नहीं होता बाहर जाने का, रोज कोई नहीं भेजेगा, बेटियां हैं तो लोग नहीं भेजते हैं, किसी के गाँव में साधन नहीं है, किसी के घर का साधन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ऐप बेस्ट है। लेकिन जो डेली आ सकते हैं, जो डेली पहुंच सकते हैं, जिनके पास साधन है, उनके लिए क्लासेस बेस्ट है। दोनों अपनी जगह फायदेमंद है। ऐप से भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे और क्लास में भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे। पढ़ना दोनों जगह पड़ेगा, ना ऐप पे बिना पढ़े सिलेक्शन होना, ना क्लास में बिना पढ़े। दोनों के अपने फायदे हैं। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐप पे भी हैं, क्लास में भी हैं। अब वो भी डिसीजन उनको लेना होता है कि मैं कौन सी क्लास ऐप से लूँ, कौन सी क्लास लाइव लूँ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जो है खूब पढ़ो। करंट अफेयर्स का टाइम मिलते ही जरूर करा दूंगी। अभी कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे तुमने? करंट अफेयर्स का कुछ भी खास नहीं आया इस बार। जो पेपर में आया वो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आया। जो चीजें, जो पैटर्न है ना, उस सेट पैटर्न पे करंट अफेयर्स का जैसे ही खत्म होगा करा दूंगी। करंट अफेयर्स कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, तुम अपने आप भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। खूब पढ़ा करो। टीचर्स तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है अपने लिए मेहनत करना। टीचर्स ने अपने हिस्से की मेहनत कर ली, अब ये अपने अपने हिस्से की मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। थैंक यू, गुड नाइट।